अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जिस टॉपिक को आज हमने शुरू करना है दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांटेड कि आप लोग अभी इस टाइम पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लो। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यू आर गोइंग टू डू दैट। द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास इस वक्त रेडी आपकी पेन, आपकी कोई भी कॉपी, वट एवर यू आर गोइंग टू यूज, या फिर आपके नोट्स। ये 3 चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप इम्प्रूवर हो तो आपके हाथ में आपके नोट्स जो आपने प्री प्रिपेयर किए हुए थे वो इस वक्त होने चाहिए। अब ये सब क्यों चाहिए, दैट टेक्स मी टू द सेकेंड पार्ट। यू आर गोइंग टू डू व्हाट, कि हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। जिन एक्टिविटीज को हम करेंगे हम उनका नाम ब्रेन टीजर्स रखेंगे और आप उन ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करने वाले हो। इन ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करके हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली सेंड इट टू मी, ये मैं आपको लेक्चर के एंड पर बताती हूँ। ठीक है, ये ब्रेन टीजर्स आप मुझ तक कैसे पहुंचाओगे। सो दूसरी चीज, आपको ये सिर्फ लेक्चर को बैठकर अटेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वीडियो को नहीं सुनना, बल्कि आपको जो भी साथ साथ ब्रेन टीजर्स मिल रहे हैं आपने उनको सॉल्व करना है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक किसी भी स्टूडेंट को एक काम करना चाहिए, एक सबसे जरूरी काम करना चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो एज अ स्टूडेंट मेरे खुद के वीक हैं। इस स्पेसिफिक काम को करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि बिफोर स्टार्टिंग टू अटेंड द लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, आप इसको यहाँ पर करोगे पॉज और आप क्विज जनरेटर से अपने लिए 10 हार्ड लेवल एमसीक्यूज का क्विज जनरेट करोगे। उसको इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, और वो आपको इस बारे में बता देगा कि इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से स्पेसिफिकली आपके कौन कौन से इस तरह के सब टॉपिक्स हैं जो वीक है। सो आई होप सो कि ये चीज भी आपको हेल्प आउट करेगी इन आइडेंटिफाइंग के इन एक्चुअल सेंस आपको इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से कौन कौन से सब टॉपिक को ज्यादा फोकस के साथ सुनना है, ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना है। सो ये 3 काम प्रिलिमिनरी हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग टू लिसन टू वट एवर आई एम गोइंग टू से इन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। ब्रेन टीजर्स के बारे में आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि आपको इसमें कुछ ना कुछ मैं हिंट्स देने वाली हूँ और आप उन हिंट्स को सॉर्ट आउट करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, एंड देन अगेन आई विल बी टेलिंग यू कि ये आपने मेरे साथ शेयर कैसे करना है। सो आज का जो हम लोगों का इस वीडियो का सेक्शन होगा, इसमें हम लोग प्रिलिमिनरी तौर पर क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना है और कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ना है। जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने के लिए आते हो तो बच्चों ये चीज एक ऑटो एज्यूम की जा रही होती है कि आप एफएससी के इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देकर आए हो, आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में एटलीस्ट कुछ हद तक प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, और अब आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस प्लस इस कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस में से या इस टॉपिक में से हमें एमसीक्यूज कैसे आएंगे आप उसकी प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक में से हमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। सो उसके लिए हाउ दिस स्पेसिफिक वीडियो, हाउ दिस स्पेसिफिक लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प, ये मैं आपको अभी वीडियो शुरू करने से पहले, अभी इसके प्रॉपरली फॉर्मेट में लेक्चर को शुरू करने से पहले ही ये बातें बता देती हूँ कि आपको इसको सुनना किस तरीके से चाहिए। फर्स्ट चीज ये होगी कि हम लोग करेंगे आपके बोर्ड के डिफरेंशियल्स पे बात। ये वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट ने लास्ट सेशन के अंदर मुझसे बात की है। लास्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट्स को आई वाज द पर्सन जो स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहा था, नज कर रहा था इस तरफ कि आपको बोर्ड के डिफरेंशियल्स करने चाहिए। बोर्ड के डिफरेंशियल्स, इस लफ्ज का मतलब क्या है, और इसको आई वुड बी सेइंग एज बीडी फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, ये बोर्ड के डिफरेंशियल्स की बात को, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो एक बोर्ड के अंदर एक्सप्लेन्ड है लेकिन दूसरे बोर्ड के अंदर एक्सप्लेन्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं सपोर्ट एंड मूवमेंट की, तो इसमें हेवर्सियन कैनाल और वॉकमैन्स कैनाल की बात फेडरल बोर्ड के अंदर तो की गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाकी भी बोर्ड्स के अंदर इस डेप्थ पर जाकर बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया हो या स्टडी किया गया हो। अभी इन टर्म से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल के अंदर इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो व्हाट आई वुड बी ट्राइंग टू डू इज कि मैं आपको सारे बोर्ड के डिफरेंशियल्स इस लेक्चर के अंदर ही पढ़ा दूं ताकि आपको 5 किताबें खोलकर ना पढ़ना पड़े। ठीक, आप अपने सामने 5 किताबें खोल के पढ़ोगे, आप हमेशा टिल्टेड अपनी किताब की तरफ होगे क्योंकि उसके साथ आप कंफर्टेबल हो। बाकी बुक्स आपको अजीब उलझन होगी उनको पढ़ते हुए, आप उसके फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो, आप उन किताबों को पढ़ने के साथ कंफर्टेबल नहीं होते और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि टाइम बहुत लगता है। सो हम क्या करेंगे, बोर्ड के डिफरेंशियल्स को कवर करेंगे। दूसरी और मेजर चीज क्या है कि स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कोई ऐसा ट्रिक, कोई इस तरह की चीज जो उनका टाइम सेव करे। तो मेरे पास जो आपका टाइम सेव करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक या ट्रिक है ना, दैट इज
कि मैं आपको बहुत ढेर सारे डिफरेंशियल्स के टेबल्स देने वाली हूँ। डिफरेंशियल्स के टेबल से क्या मतलब है, जैसे अगर मैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के टॉपिक की बात करती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आता है कि सपोर्टेड मूवमेंट के टॉपिक के अंदर स्ट्रक्चर से ही अगर शुरू करें तो स्ट्रक्चर में ही हमारे पास येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो का डिफरेंस है, ठीक। फिर अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन डिफरेंट है एक दूसरे से और इनके डिफरेंशियल्स आ सकते हैं। फिर अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर ही बात करूं, हेवर्सियन कैनाल और वॉकमैन्स कैनाल, जैसे मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर क्या सिर्फ डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं या हमें कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए? तो एक ये चीज है जो आपको इस लेक्चर के अंदर या इस MDCAT ओरिएंटेड सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर के अंदर डिफरेंट मिलेगी। थर्ड, अगेन बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो चीजें आप बिल्कुल एंड पर जाकर करते हो ना, मतलब आपके अगर सितंबर में एग्जाम अनाउंस हुआ है तो बच्चे अगस्त में जो बातें मुझसे पूछना शुरू करते हैं। लास्ट ईयर के मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से मजीद पता चली है कि अभी फ्रेशली जितने स्टूडेंट्स हम लोगों के पास इनरोल्ड हैं उनमें से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन बातों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था फ्रॉम डे 1, उनकी परफॉर्मेंस वर्सेस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अगस्त में जाके ये कहा कि जी हमें कोई ट्रिक्स टेक्निक्स बता दें MCQ सॉल्व करने के, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। द स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड अर्लियर स्कोर्ड बेटर। जितना जल्दी शुरू करोगे प्रैक्टिस करना, ऑब्वियस बात है मैं आपकी मसल मेमोरी को बिल्टअप करने में आपको टेक्निक्स बता सकती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट डू देम फॉर यू। करना आपको उस काम को खुद ही पड़ेगा बैठ के। सो तीसरी चीज जो आपको इस लेक्चर में से डिफरेंट मिल रही होगी या आपको इस तरह की बात पता चल रही होगी कि अच्छा शायद स्ट्रक्चर ऑफ बोन आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है, शायद आप डायग्राम भी बहुत अच्छी बना लो, एपिफाइजियल प्लेट एपिफाइजियल लाइन की मैं बात करूं तो आप सबको ये बातें बताओ, लेकिन ये जो 3 पॉइंटर्स है ना, ये वो 3 पॉइंटर्स हैं जो इस लेक्चर के ऊपर इन्वेस्टेड टाइम को वर्थ इट बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। सो थर्ड चीज आपको क्या मिलने वाली है मेरे से? ट्रिक्स टू सॉल्व MCQs, बल्कि ट्रिक्स टू गेट थ्रू MDCAT। सिर्फ सॉल्व MCQs नहीं, क्योंकि जो आपको मेरे पास से ट्रिक्स मिल रहे हैं यू कैन अप्लाई देम अक्रॉस द बोर्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक। MCQ को सॉल्व करने के जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं होते, बायोलॉजी का जरूर मेजर चंक है लेकिन वो सब सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं और आप उनको सब सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये 3 चीजें वो सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी कि आपको ये जो ब्लूज में ये सब कुछ है ना, अगर आपने रेड में सब कुछ कर लिया है तो आप तैयार हो इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। जो ब्लू है दैट इज माई प्रॉमिस टू यू कि यू आर गोइंग टू गेट दिस आउट ऑफ दिस स्पेसिफिक वीडियो, आउट ऑफ माई स्पेसिफिक लेक्चर्स। मेरे कोर्स में से आपको ये सब कुछ मिलेगा एंड यू कैन गेट ऑल दिस स्टफ हैंडी, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हमने टॉपिक को शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये समझाना जरूरी होता है कि आप लोग पेस पकड़ लो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ और आपको ये बात पता हो कि इंस्ट्रक्टर आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जब हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के टॉपिक की बात करते हैं और जब हम स्पेशली इस टॉपिक को इस एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है जिसको आपने आज फर्स्ट टाइम देखा है। इस टॉपिक में हम क्या चीज कवर कर रहे होते हैं? हम स्केलेटल सिस्टम को कवर कर रहे होते हैं, हम मस्कुलर सिस्टम को कवर कर रहे होते हैं। अब इन दोनों चीजों को कवर करते हुए आपको क्या एक चीज देखने को मिलती है कि स्केलेटल सिस्टम तो वो एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसको आपने आई मीन व्हेन यू वर इन 8th क्लास आपने तब से पढ़ना शुरू कर दिया था। स्केलेटन वो चीज थी जो बायो लैब के अंदर आपके लिए किस तरह की चीज थी कि देयर वुड बी नो स्टूडेंट जिसने स्केलेटन के साथ जाके पिक्चर नहीं बनवाई होगी और जिसने स्केलेटन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके ये नहीं देखा होगा कि ये किस तरीके से मूव करता है। स्केलेटन्स आर फाउंड ऑल अराउंड इन बायोलॉजी लैब्स और बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं। सो मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, अभी हम लोग एक स्केलेटन को देखते हैं लेकिन हम इस स्केलेटन को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस स्केलेटन को देख रहे हो और आपको ये नजर आ रहा है तो अब आप थोड़ा मेच्योरली इसको इस तरह देखो कि किस तरह से इस स्पेसिफिक स्केलेटन के अंदर आपको डिफरेंट बोन्स अरेंज दिख रही हैं। वर्टिब्रा देखो और वर्टिब्रा के प्रोसेसेस देखो, बोन है। स्कल देखो और स्कल के अंदर बोन्स देखो कि किस तरह से मेगा एक स्कल बना हुआ है माइन्यूट बोन से। लाइकवाइज रिब केज बोन है और एक बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बोनी स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो तो किस तरीके से इसने केज बनाया हुआ है। योर फुट, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, आपके सारे के सारे किस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्मेट में अरेंज्ड है। दैट मीन्स इट कि हर बोन ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स, इवन यू कैन अप्रिशिएट कि इस वक्त कितने डिफरेंट तरह के आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं। ऐसे जॉइंट्स जो हिंज जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और ऐसे भी जॉइंट्स जो इन दोनों में नहीं आते बल्कि सूचर के जॉइंट्स के फॉर्मेट में होते हैं, जिस तरह से आप स्कल के अंदर देखते हो। तो अभी एक इसको करने का, इसको दिखाने का एक पर्पज ये था कि आपको एक ये चीज पता चले या आप इसको थोड़ा सा अटेंटिवली देखो कि पूरे स्केलेटन के अंदर बोन्स डिफरेंट टाइप्स की हैं और हम यहां से बात को शुरू करें।
हम इस स्पेसिफिक पॉइंट से अपनी बात को शुरू करें कि पूरे स्केलेटन के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक, अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स कौन सी हैं? ऑल दीज आर द बोन्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स की बोन्स हैं। अब यहाँ मसला ये है कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आपकी पहली ब्रेन टीजर एक्टिविटी भी यहीं से ही शुरू हो रही है। लेट मी चेक इट कि वाकई जो 3 काम मैंने आपको करने के लिए कहे थे वो आपने किए हैं या अभी तक नहीं किए। अगर आपके पास इस वक्त आपका पेन, आपकी कॉपी इज रेडी टू गो, आप क्या करने वाले हैं कि आपकी ब्रेन टीजर एक्टिविटी 1 है ये। लेट मी राइट इट टू, मैं इसको इस पर आपके लिए लिख भी देती हूँ कि ये आपकी ब्रेन टीजर 1 एक्टिविटी है। और आप क्या करने वाले हैं कि यू आर गोइंग टू नेम दीज बोन्स। ठीक है, आप इन बोन्स का नाम बताने वाले हो मुझे। ठीक, काफी क्लियर है, साफ पता चल रहा है क्या क्या नाम है, लेकिन आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट कि शायद शॉर्ट बोन का नाम सबको नहीं पता होगा, शायद ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो हमारे पास अभी इस वक्त यहाँ पर ये क्या है कि हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। फिर आप क्या चीज अप्रिशिएट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास एक शॉर्ट बोन है, आपके पास एक इस टाइप की बोन है जो इरेग्युलर है। ठीक, और आपके पास एक इस टाइप की बोन है जो फ्लैट है। ये बिल्कुल इसकी आप अगर सरफेस को देखते हो, यहाँ पर आप इसकी सारी रिजेस देखते हो, तो इसकी और इसकी सरफेस के अंदर काफी डिफरेंस है, एक दूसरे से काफी डिफरेंस है। सब बोन्स हैं, सब स्केलेटन का पार्ट है, लेकिन डिफरेंट तरह की बोन्स हैं। बोन्स में डिफरेंशिएशन किस किस बेसिस पर होता है, किस किस बेसिस पर हो सकता है, डिपेंड करती है सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, लोकेशन ऑफ बोन क्या है। दूसरी चीज, बोन ने कौन सा जॉइंट बनाना है, कौन सा जॉइंट बनेगा उस बोन के साथ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आपको दिख ही इसलिए रही है क्योंकि डिफरेंट तरह के जॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको अपने साथ रखो। अब स्टूडेंट्स को एक और चीज बहुत ज्यादा तंग करती रही है, और वो ये कि वो कुछ डरते हैं इस तरह के एमसीक्यूज से जो आउट ऑफ सिलेबस लेबल करते हैं, या इस तरह से लेबल करते हैं कि ये बातें कॉन्सेप्चुअल थी, हमसे नहीं पूछी गई। यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए एक चीज जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि आप सपोर्ट एंड मूवमेंट के स्केलेटन के टॉपिक को यू कैन रिलेट इट टू अनदर टॉपिक जो किंगडम एनिमेलिया है। अब ये चीज थोड़ी सी हैरान कन होगी आपके लिए कि किंगडम एनिमेलिया के साथ हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, और उस टॉपिक में से हमें इसमें से क्या आ सकता है, या क्या इन दोनों टॉपिक का अमेलगम करते हुए क्या बात की जा सकती है। सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये बात समझ आती है या नहीं आती कि देयर इज अ लिंक बिटवीन द स्केलेटन व्हिच यू आर स्टडीइंग हियर एंड किंगडम एनिमेलिया का कोई फाइलम। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कहूं कि व्हाट इज, या व्हाट इज से नहीं शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम which ऑफ द फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया has a skeleton that is opposite of human skeleton. Now this is an interesting question. पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए ये ह्यूमन स्केलेटन किस तरह का स्केलेटन है, या किस फॉर्मेट का स्केलेटन है। फिर आपको ये बात पता चलेगी कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्यूरी पूछी जा रही है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी तरह के क्वेश्चन की बात करूं आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, तो आप क्या चीज देख चुके हो कि आपको कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, एंटीसेप्टिक से रिलेटेड। एंटीसेप्टिक्स तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोविड के केस के अंदर एंटीसेप्टिक को पूछा जाएगा तो फिर वो इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि शायद हम बुक की लाइंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम उस बुक की चैप्टर की लाइंस में से बाहर निकल कर उस टॉपिक को ओवरऑल देखने की कोशिश ही नहीं करते। बातें आपको पता होंगी, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि एग्जामिनर आपको किस एंगल से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ इस वक्त जो मैं आपके साथ एक्टिविटी कर रही हूँ, एक्टिविटी शुरू करने लगी हूँ, ये मेरा जो वो ब्लू कलर के आउटकम्स थे जो मुझे आपको प्रोवाइड करना है, उसमें से फर्स्ट थिंग है कि व्हाट एक्चुअली आर यू गोइंग टू डू। अगर आपको इस तरह का एलियन एमसीक्यू, जो आपके लिए एक एलियन एमसीक्यू, अगर आप उसको देखते हो कि ये तो कुछ अजीब चीज है, मुझे इसमें कुछ बात समझ नहीं आ रही है, फर्स्ट चीज आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट एवर ट्रिक विच यू आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ इज कि आप कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन करने लगे हो। कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन आपको हेल्प करेगी इस चीज के अंदर कि आप ये एनालाइज कर सको कि इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसमें मेरे लिए एक आंसर छुपा हुआ है जो मुझे आंसर की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। और अगर मैंने उस वर्ड को इग्नोर कर दिया तो दैट इज इक्वलेंट टू लॉस्ट मार्क, एक मेरा फिर नंबर लूज हो जाएगा, मेरा एमसीक्यू गलत हो सकता है। यहाँ अगर मैं विच ऑफ द
फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज स्केलेटन दैट इज ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे लगता है कि ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मुझे ये पता चलना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन किस तरह का है, मुझे ये पता चलना चाहिए अच्छा उसका ऑपोजिट क्या होगा। अगर आप स्केलेटल सिस्टम को ओवरऑल क्लासिफाई करना चाहो दो सिस्टम्स के, दो तरह की टाइप्स के अंदर, तो आपको ये बात पता चलती है कि स्केलेटल सिस्टम या एंडोस्केलेटल सिस्टम हो सकता है या एक्सोस्केलेटल सिस्टम हो सकता है। तो द मोमेंट यू सी ह्यूमन स्केलेटन का ऑपोजिट और किंगडम एनिमेलिया के अंदर, तो आपको ये बात समझ आती है अच्छा इसका मतलब ये है कि पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन किस किस्म का है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की जगह सिर्फ और सिर्फ एंडोस्केलेटन लिख देती ना, या एंडोस्केलेटन लिख दूं, तो अब देयर वुड बी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको इसका जवाब पता चल जाएगा और वो कहेंगे हमें पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा फाइला होगा किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑपोजिट होगा ह्यूमन स्केलेटन के, और एंडोस्केलेटन आपने सामने लिख दिया। अब हमें नीचे ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, अब हम ऑप्शंस के भी बगैर आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रिक क्या था उस एक मार्क को गेन करने का, इस स्पेसिफिक चीज को फिगर आउट करके जो ग्रीन पोर्शन है ना, इस ग्रीन पोर्शन को क्रैक करना, ये एक ट्रिक था। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया, आप एंडोस्केलेटन तक पहुंच गए हो, अब आपको पता है अच्छा इसके ऑपोजिट किंगडम एनिमेलिया कौन सा होगा, क्रस्टेशियंस का या इंसेक्ट्स का। अब आप आंसर तक पहुंच जाओगे, आप इंसेक्ट देखोगे जिनका एक्सोस्केलेटन होता है ज्यादातर, और आप एक्सोस्केलेटन तक पहुंच के क्रस्टेशियंस को देख के आप उसको मार्क कर दोगे। सो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू कैसा होता है, किस तरह का आता है, उसमें से कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कितनी जरूरी है और कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे एक मार्क आपको गेन करा सकती है, अभी हमने क्या देखा है, हमने ये सब कुछ देखा है। आप क्या करने वाले हो, ब्रेन टीजर 1 की एक्टिविटी प्लस इस चीज को अपने पास कहीं पर लिख कर रखने वाले हो कि आपको एक पहला ट्रिक मिल गया, और अब आपने इस पहले ट्रिक को आगे जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होंगी उन पर भी अप्लाई करना है साथ साथ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन और हम शुरू करते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये जो कुछ आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है ना, ये आप सबको पता है, ये आप में से हर एक स्टूडेंट को पता है अच्छा जी बोन है और बोन का इस किस्म का स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, एमसीक्यू एस्पेक्ट से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एस्पेक्ट से क्या बातें हैं जो आपने याद रखनी है, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर क्या बातें होनी चाहिए जो आपको अच्छी तरह याद हो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इस बात को अच्छी तरह समझना है कि ये जो बोन की टाइप्स थी ना जो हमने देखी हैं, इनमें से ये है वो बोन की टाइप जिसको आप लोग पढ़ते हो। इसके अलावा आपको कोई बोन नहीं पढ़ाई जाती, बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी ये सब आप पढ़ते हो, लेकिन आप जॉइंट्स में पढ़ते हो। ये सारी बोन्स आप जॉइंट्स के अंदर पढ़ते हो। अगर एक बोन जिसका आपको स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जाकर पढ़ाया जाता है तो दैट इज जस्ट द लॉन्ग बोन, आप सिर्फ लॉन्ग बोन को पढ़ रहे होते हो। यहाँ पर भी जिस स्ट्रक्चर को हम पढ़ने लगे हैं, जिस कंपोजिशन ऑफ बोन को हम पढ़ेंगे, वो सारा सबका सब कुछ किससे रिलेटेड होगा, लॉन्ग बोन से रिलेटेड होगा। अब इधर आपके लिए समझने वाली या हमारे लिए याद रखने वाली बातें क्या है, लेट्स एज्यूम कि ये जो मेरे पास इस वक्त स्टाइलस है, ये स्टाइलस है कि इस वक्त लॉन्ग बोन है। ठीक, अगर स्टाइलस लॉन्ग बोन है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे अच्छे तरीके से इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस करके इस बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं। आप पास्ट ईयर के कोई किसी भी पेपर को उठा लो, किसी भी पेपर को उठा लो, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता चलेगी कि हर टॉपिक के अंदर एग्जामिनर आपसे कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछता है। चाहे आप लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से सबसे ज्यादा एनाटॉमी पूछी जाती है। उसके बाद फिजियोलॉजी से रिलेटेड यानी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी बंदा आपसे बीमारियां भी सॉर्ट आउट नहीं कराना चाहता, कोई भी आपसे मेडिसिन अभी नहीं पूछना चाहता। ठीक है, सो एनाटॉमी अगर पूछी जाती है, इसका मतलब यह है कि आपको आउटसाइड इन, जो आपके पास बोन है ना, आपको उसका आउटसाइड इन आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि बाहर की लेयर से अंदर के ऑस्टियन के लेवल तक मुझे सब कुछ पता हो, ऑस्टियोसाइट्स, इनफैक्ट ऑस्टियोसाइट्स के लेवल तक मुझे सब कुछ पता हो, मुझे बोन के सब सेल्स का पता हो, उनके नामों का पता हो, उनके कामों का पता हो। ठीक है, मुझे इसकी सारी लेयर्स का पता हो, मुझे पता हो कि इसकी कंपोजिशन किस तरह है। इफ यू नो दैट, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज को आप बहुत आसानी के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब लेट्स मूव टू ये फिगर, हमारे पास जो फिगर हम लोगों को दिख रही है और हमें पता है कि ये एक इस तरह का सेक्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक बोन है तो इस बोन में आपने यहाँ ऊपर इसके बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पर आपने क्या किया, आपने एपिफाइसिस के रीजन से इसको इतना सा कट कर दिया। जैसे अगर ये बोन हो तो आप इसके इतने से रीजन को हाफ करके कट कर दो और आप इसको देखने की कोशिश करो। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कुछ ना नूडल्स की तरह का है। ठीक, ये यहाँ पर ना कुछ नूडल्स के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको वो एग्जैक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सारे का सारा पोर्शन है माइनस ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन को भी फिलहाल छोड़ दो, इसके अलावा ये जो सारा है ना, ये आपके पास स्पॉन्जी बोन है।
और फिर उसके बाद ये जो कंक्रीट है ना, ये बोन मैरो, और इसके बाद ये जो आपके पास इतना कंक्रीट पोर्शन है, ये कंक्रीट पोर्शन आपकी कॉम्पैक्ट बोन का है। व्हेन यू स्टार्ट टू सी इट, आपको ये बात किस तरीके से याद रखनी है, किस तरह समझ आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सबसे बाहर की लेयर, वो लेयर जो आपको इस वक्त स्टाइलस पर नजर आ रही है, आपकी बोन की सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम के बाद एंडोऑस्टियम शुरू हो जाता है। एंडोऑस्टियम पूरे का पूरा रीजन, एंडोऑस्टियम वो लेयर जो पेरियोस्टियम के बिल्कुल बाद शुरू होती है। ट्रिक याद रखने का आसान तरीका, कुछ टर्म्स बायो की याद रखो कि वो टर्म्स ज्यादातर हर जगह के ऊपर वही उनका मतलब होगा। आप उसके जैसे आप इस प्रीफिक्स को देखते हो, आप मतलब तक पहुंच सकते हो बहुत आसानी के साथ। जैसे अगर आप पेरियोस्टियम को देखते हो कहीं पर भी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लफ्ज जो पेरी है इसका मतलब आउटर मोस्ट होता है, और सिर्फ पेरी का मतलब आउटर मोस्ट नहीं है। अगर आप कहीं पर एपी लिखा हुआ देखते हो, एपी जिस तरह एपीडर्मल, ऊपर की स्किन की ऊपर की लेयर, ठीक, कहीं पर एपी देखते हो तो इसका भी मतलब क्या होगा? आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली, ठीक, या सबसे ऊपर वाली, आउटर मोस्ट कह लो, आउटर मोस्ट रीजन कह लो, आउटर मोस्ट जगह कह लो, सबसे ऊपर वाली जगह कह लो। एपी का मतलब हमेशा यही होगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे। इसके ऑपोजिट क्या चीज होगी? इसके ऑपोजिट टर्म है एंडो। जहां कहीं भी आप एंडो देखोगे, एंडोडर्मल लेयर, ठीक, फिर आप अगर यहां पर आप देखते हो तो एंडोऑस्टियम, ठीक है। जहां कर भी कहीं भी आप इस एंडोमीट्रियम देखते हो, आप एंडोमीट्रियम कहां पर देखते हो? एंडोमीट्रियम को आप देखते हो जिस वक्त आप ओवरीज के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हो, ठीक है, सॉरी यूट्रस के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो तो एंडोमीट्रियल लाइनिंग का आपको पता है। सो जहां पर भी आप एंडो देख रहे हो ना, एंडो का मतलब होगा इनर मोस्ट। इन लफ्जों को इन टर्मिनोलॉजीज के साथ याद रखना है। जब आप इन वर्ड्स को इन टर्मिनोलॉजीज के साथ याद रखोगे तो आपके लिए क्या चीज बहुत बेनिफिशियल होगी? आप जहां इस टर्म को देखेंगे आपको फौरन समझ आ जाएगा, अच्छा इस टर्म से रिलेटेड ये अगर फंक्शन की बात हो रही है और मुझसे कोई लेयर पूछी है ना, तो यही वाली लेयर हो सकती है, इस फंक्शन के साथ मैच ही ये लेयर करती है, ठीक। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, इन छोटे छोटे ट्रिक्स से आप काफी हेल्पफुली अपने जो वो पैनिक का मोड होता है ना एग्जाम के अंदर, आप उस पैनिक मोड में से अपने आप को बाहर निकाल के वापस सोचने वाले मोड में आ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, पेरियोस्टियम को हमने देख लिया कि अच्छा जी पेरियोस्टियम है, आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोऑस्टियम है, इनर लेयर होगी। बोन को हमने इस लिहाज से देख लिया कि ये जो नूडल पोर्शन ऑफ बोन है ये स्पॉन्जी बोन है, और स्पॉन्जी जो इसका रीजन होगा या स्पॉन्जी बोन होगी वो किस तरह की होगी? वो मेशी होगी, ठीक है, इस तरह से लगेगा जैसे कोई जाल बिछा हुआ है, इस किस्म का होगा। किस जगह पर होगी? इनर बोन मैस है ज्यादातर, किस रीजन में? एपिफाइसिस रीजन में। अभी हम देखते हैं एपिफाइसिस क्या होता है और ये रीजन क्या होता है, ठीक। फिर एक और बात जो स्पॉन्जी बोन के बारे में अच्छे तरीके से याद रखनी है वो क्या है? स्पॉन्जी बोन ये जो आपको इस किस्म की दिख रही है ना, इसके पीछे कोई बात है, कोई वजह है कि ये इस तरह की है। यहां पर आपको मिलेगा क्या? रेड बोन मैरो, ठीक। यहाँ आपको क्या मिलेगा? रेड बोन मैरो। अभी रेड बोन मैरो को भी डिटेल में पढ़ते हैं, येलो बोन मैरो को भी डिटेल में पढ़ते हैं, बस अभी इन दो पॉइंटर्स को अच्छे तरीके से याद रख लो। एंड लेट्स मूव टू कंपोजिशन ऑफ बोन, के बोन बनी किस चीज की होती है। जब हम ये देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ बोन क्या है या कंपोजिशन ऑफ बोन में क्या होना चाहिए, तो ये जितने पॉइंटर्स तुम लोगों के सामने लिखे हैं इसके अलावा बोन के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें, आप जैसे ही बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हो आपको ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। इन सब का अपना अपना काम है कि ये सब यहाँ पर क्यों मौजूद है। बोन को फूड की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, बोन को ब्लड की जरूरत है, बोन के अंदर हिमेटोपोएसिस हो रहा होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी अभी एक्सप्लेन होती हैं। हिमेटोपोएसिस क्या चीज है? इन सब के लिए किस चीज की जरूरत है? ब्लड वेसल्स हो। बोन सपोर्ट और मूवमेंट के एस्पेक्ट में भी इन्वॉल्व है। तो मूवमेंट के लिए मैसेज कहां से आता है? मैसेज यहां से आता है, चाहे वॉलंटरी मूवमेंट है चाहे इनवॉलंटरी मूवमेंट है, रिफ्लेक्स वाली मूवमेंट। जब नी कैप के ऊपर टैप करते हैं और आपकी टांग अपने आप रिफ्लेक्स के तौर पर आगे जाती है, तो वो किस तरह का मूवमेंट है? वो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है। चाहे वॉलंटरी है चाहे इनवॉलंटरी है, मैसेज यहां से बोन्स तक, जो आपके पाओं के पास बोन, पाओं के अंदर मौजूद बोन्स है, इन योर फीट, वहां तक भी पहुंचाने का किसका काम है? इसका काम है। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई नर्व टिश्यू भी होना चाहिए। कार्टिलेज क्या काम करता है, किस लिए जरूरी है? कार्टिलेज कहां पर है? कार्टिलेज ने क्या काम करना है? यहाँ पर ये जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ऊपर जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है, इसने कनेक्शन करवाना है। एक्ट्स लाइक अ कनेक्टिंग ग्लू, लेकिन मोर देन अ जेल लाइक ग्लू लाइक सब्सटेंस, इसके खुद के भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसके खुद के भी कुछ काम है। अभी हम कार्टिलेज के भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेज की भी प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी है। फिर हमारे पास कोई फाइब्रस किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी हम लोगों को जरूरत है, और बोन की खुद की टिश्यू है जो डिफरेंट तरह के बोन के सेल से, ऑस्टियोसाइट्स, डिफरेंट तरह के ऑस्टियोसाइट से मिलकर बनता है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ व्हाइल, कि किस तरह के हमारे पास डिफरेंट बोन सेल्स हैं। तो बोन की कंपोजिशन के अंदर हमें क्या समझ आया? ये पांचों कंपोनेंट्स की नेसेसिटी, इन पांचों कंपोनेंट्स की प्रेजेंस, इनकी क्यों जरूरत है। अब थोड़ा सा एक जो आपकी टर्मिनोलॉजी और बोर्ड के डिफरेंशियल्स वाली बात है ना, उसको देख लेते हैं।
मेटाफाइसिस की टर्म यहाँ पर आपको ऑड वन आउट दिख रही होगी। अभी हम पहले एपीफाइसिस और डायाफाइसिस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेटाफाइसिस क्या है। एपीफाइसिस याद रखना बहुत आसान है। बोन का वो रीजन, ये हमारे पास बोन थी, बोन का वो रीजन जो टर्मिनल पोर्शंस पर है, ठीक। यहाँ पर भी देख लो, इधर अगर तुम लोग देखते हो तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है, बोन का वो रीजन जो टर्मिनल पोर्शंस पर है। टर्मिनल पोर्शन का क्या मतलब होता है? टर्मिनल का मतलब हमेशा ये होता है, ये देखो यहाँ पर ऊपर भी देख लो, टर्मिनल का मतलब हमेशा ये होता है कि जो आखिरी उसके रीजन में है, ऊपर से भी और नीचे वाले एंड से भी, ठीक। जो आखिरी रीजन में है दैट मीन्स कि ये बोन का टर्मिनल पोर्शन है और ये एपीफाइसिस रीजन है। शाफ्ट, शाफ्ट ऑफ बोन या बीच का वो वाला पोर्शन जो मैक्सिमम अमाउंट में है, ये सारे का सारा जो दिख रहा है, ये सारा, ये पूरी की पूरी शाफ्ट ऑफ बोन है। एंड दिस इज विच सॉर्ट ऑफ अ रीजन? ये डायाफाइसिस है। मैक्सिमम रीजन, कोई पूछे मैक्सिमम रीजन ऑफ बोन कौन सा है, डायाफाइसिस, आपको देख के पता चल रहा है डायाफाइसिस है। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में कनेक्शन, जिस तरह अगर आप इस स्टाइलस को देख रहे हो तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये एक कनेक्शन, जो चीज एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में कनेक्शन बना रही होती है ना, दैट इज मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस की टर्मिनोलॉजी, ये मैं क्यों डिफरेंशियल कह रही हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हर बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपको मेटाफाइसिस के बारे में क्या बात पता होनी चाहिए कि मेटाफाइसिस कौन सा रीजन है जो एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में कनेक्शन बनाता है, मेक्स अ कनेक्शन between epi and diaphysis. Why is it necessary to study? जैसे ही हम एपीफाइजियल लाइन पर पहुंचते हैं आपको ये बात पता चल जाएगी कि हम मेटाफाइसिस को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। ये क्यों मैं साथ साथ बताती जाऊंगी क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इस क्यों की जरूरत होती है कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आपको ये बात उसी वक्त पता चल जाएगी जैसे हम एपीफाइजियल लाइन तक पहुंचते हैं कि व्हाई आर वी एक्चुअली स्टडिंग इट। सो रीजन्स ऑफ बोन पता चल गए, हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई कि अच्छा जी रीजन्स ऑफ बोन में हमारे पास कौन से 3 रीजन्स हैं, इन 3 रीजन्स को हमने पढ़ना है। अब मसला ये आएगा कि अगर आपसे नंबर पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ बोन है, और उसमें आपके पास 2 और 3 की भी ऑप्शन होती है, 2 की भी ऑप्शन है, 3 की भी ऑप्शन है। द ट्रू आंसर इज के 3 रीजन्स, देयर आर 3 रीजन्स। असल में आंसर क्या बनता है कि 3 रीजन्स हैं। लेकिन अगर आपके बोर्ड के अंदर मेटाफाइसिस को लेबल नहीं किया गया और मेटाफाइसिस को नहीं बताया गया तो फिर यू आर गोइंग टू गो विद 2 एज एन ऑप्शन, ठीक है। फिर आप 2 रीजन्स मार्क आउट इसके करोगे और लेबल करोगे और उतने ही रीजन्स लिखोगे जितने आपके बोर्ड के अंदर फैक्चुअली बता दिए गए हैं, ठीक है। अनलेस ये आपको क्या इसको कहते हैं, आपके किताब के अंदर तीसरे वाले रीजन को अप्रिशिएट किया गया हुआ है, तीसरे वाले रीजन के बारे में बात लिखी गई हुई है, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच ऑल अबाउट इट। और एक चीज और जिसको आपको देखना चाहिए वो ये है कि डायाफाइसिस के अंदर आपने येलो बोन मैरो को थोड़ा सा देख लेना कि येलो बोन मैरो क्या चीज है। अभी हम इसके बारे में भी बात करते हैं कि अभी कुछ देर पहले हम ये कह रहे थे कि बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है जिसको हमने देखना है, और एपीफाइसिस रीजन के अंदर हमें रेड बोन मैरो से रिलेटेड बात की जा रही थी। तो ये येलो बोन मैरो और इन दोनों में क्या डिफरेंस और कौन से वाला हमें किस रीजन के अंदर मिलेगा, कौन से वाले बोन मैरो का क्या स्पेसिफिक काम है, इसको भी अभी हम देखते हैं और इसको हम डिफरेंसेस के साथ पढ़ते हैं। सो ब्रेन टीजर 2 या आप सेल्फ टेस्ट 2 भी इस वक्त कह सकते हो कि आपके पास इस वक्त ब्रेन टीजर 2 क्या है, टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज योर क्यू। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो इंप्रूवर्स हैं और जिनको ये बात, इस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है उनकी कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ें और हमें क्या नहीं आता। एट दिस पॉइंट इन टाइम यहीं पर इस वीडियो को पॉज करो और इफ यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट इट। अपने पास एक पेपर पकड़ो और उस पर लिख लो, और जैसे ही फिर इसको रिज्यूम करते हो हम आगे इसके आंसर को पढ़ने लगे। मैच योर आंसर विद वट एवर आई एम गोइंग टू टीच, कि क्या ये इसके साथ मैच करता है या नहीं करता, या आपने कोई पॉइंट छोड़ दिए। जो पॉइंट छोड़े हैं इट्स योर क्यू के एड दीज पॉइंट्स इनटू योर नोट्स, या इनको भी अपने नोट्स के अंदर लिख लो। ये वो स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपको नहीं आता। सो ब्रेन टीजर 2 इनको साथ साथ सॉर्ट आउट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, क्योंकि आई एम गोइंग टू सी इट कि किस स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली किस लेवल तक मेरा लेक्चर सुना हुआ है। एंड दीज आर गोइंग टू बी माई क्यूज कि अच्छा आप लेक्चर वाकई सुनते हैं या आप लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ देखते हैं और खाना पूरी करते हैं, अच्छा ठीक है सही है गुजर। सो व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अगर आप यहाँ पर एक इस टेबल को देख रहे हो, अगेन सेकंड प्रॉमिस ऑफ माइंड, आई एम गोइंग टू सेव योर टाइम बाय गिविंग यू दोज लिटिल ट्रिक्स, लिटिल टेबल्स जो आपको एंड टाइम तक, आखिरी दिन तक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। दीज आर द टेबल्स जो पिछले साल स्टूडेंट्स ने यूज किए हैं। दीज आर द इम्प्रूव फॉर्मेट्स ऑफ टेबल्स जो बच्चों ने कहा कि इसके अंदर ये चीजें भी ऐड कर दें, वो भी इसके अंदर इन टेबल्स के अंदर ऐड कर दी गई हैं। और ये वो टेबल हैं जो सर्कुलेट किए हैं एमडी कैट के हर ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट, और हर ग्रुप तक बच्चों ने पहुंचाया, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाए हैं टेबल। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, अच्छी बात है, आई फील गुड अबाउट इट कि आप लोगों में टेबल्स काम करते हैं, आते हैं और आप इनसे पढ़ते हो।
अच्छा, यहाँ पर आपको क्या चीज सबसे पहले देखनी है, टेबल को पढ़ते कैसे हैं। एक टेबल को पढ़ने का भी तरीका होता है कि इसको सिर्फ पकड़ के देखना नहीं शुरू कर देते, इसको पढ़ते किस एंगल से हैं। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में जितनी टाइप्स के डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं वो यहाँ है। यानी आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इनका आपस में एक दूसरे से क्या डिफरेंस है बेस्ड अपॉन कंपोजिशन, इनका इनका क्या डिफरेंस है बेस्ड अपॉन इनकी लोकेशन कहाँ पर, और इनके फंक्शन एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। ये तीन बातें एज डिफरेंसेस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम इन्हीं तीन बातों को देखें कि अच्छा रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है बेस्ड अपॉन कंपोजिशन, लोकेशन और फिर इनका फंक्शन। कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन में ये चीज देखते हैं कि कंपोजिशन में क्या क्या कुछ आता है दोनों में। रेड बोन मैरो की बात करोगे तो इसमें है सबसे पहली चीज हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डेवलपिंग ब्लड सेल्स हैं पहली चीज। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास फैट के सेल्स हैं और फिर हमारे पास सपोर्टिव टिश्यू है। सपोर्टिव टिश्यू जिसने बोन के मैट्रिक्स को बनाना होता है हमारे पास वो है, ठीक है। तीन ये चीजें होंगी। इट कंटेन्स अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स, चौथी चीज। और ब्लड वेजल्स का क्या काम है, जिन्होंने हेमेटोपोइसिस कराना है। जब हम येलो बोन मैरो की तरफ आते हैं तो येलो बोन मैरो में कुछ डिफरेंट है हमारे पास, यानी इसकी कंपोजिशन में हमें फैट सेल्स दिख रहे हैं और मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, फैट सेल्स। अब यहाँ क्या पॉइंटर याद रखना है, याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पर हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं जरूर लेकिन वो कम नंबर में है। कनेक्टिव टिश्यू भी है, फैट के ग्लोब्यूल्स भी हैं और हेमेटोपोइटिक सेल्स भी हैं लेकिन वो कम नंबर में है, एब्सेंट नहीं है। हेमेटोपोइटिक सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन येलो बोन मैरो एक गलत स्टेटमेंट है। हेमेटोपोइटिक सेल्स येलो बोन मैरो में होते हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर पता चल जाता है कि मैंने इस बात को हाईलाइट क्यों किया अभी इस वक्त। लोकेशन की बात करें तो जो रेड बोन मैरो है ये आपको किस किस जगह के ऊपर मिलेगा, इट इज फाउंड प्राइमरीली इन फ्लैट बोन्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। फ्लैट बोन्स और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, हमने चार टाइप की बोन्स पढ़ी थी शुरू में, जिसके बारे में अगेन स्टूडेंट्स ने ये वाली बात जरूर सोची होगी कि हमें ये चार टाइप्स क्यों पढ़ाई गई हैं। अब समझ आएगा कि क्यों पढ़ाई गई हैं। आपको इन चीजों के बारे में हिंट आउट किया गया हुआ है आपके बोर्ड के अंदर, लेकिन कभी किसी ने इन पॉइंटर्स को निकालकर अलग अलग करके पढ़ाया ही नहीं है कि बेटे आपको ये चीजें पढ़ाई हुई हैं आपकी किताब में, लेकिन अलग से इसकी हेडिंग नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से आपको बात नहीं पता कि अच्छा ये टाइप्स ऑफ बोन्स हो सकती हैं, ठीक है। सो रेड बोन मैरो इज फाउंड वेयर, फ्लैट बोन्स में, ठीक, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में। एडल्ट्स में ये कहां पर होता है, पेल्विस, स्टर्नम, वर्टिब्रा, रिब्स, एपिफाइसेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से आती है, आपकी फीमर भी और आपकी ह्यूमरस बोन भी। पूरे स्केलेटन को पढ़ना है, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। अगला लेक्चर हमारा इसी के बारे में कि फीमर कहाँ है, ह्यूमरस कहाँ है। अगले लेक्चर के अंदर यू आर गोइंग टू हिफ्ज कर लोगे पूरे का पूरा स्केलेटन बाय हार्ट, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। येलो बोन मैरो किसी डिफरेंट लोकेशन पर है, इसका मतलब है अगर हम रेड बोन मैरो की बात करें तो फाउंड इन फ्लैट बोन्स और उसके बाद लॉन्ग बोन्स, लेकिन किस इसकी लोकेशन पर, एपिफाइसेस जो एंड्स हैं। ये जो हमारी बोन थी, अगर हम सिर्फ लॉन्ग बोन की बात करें तो इसके जो एंड्स हैं यहाँ पर, ठीक, एपिफाइसेस के रीजन के अंदर। येलो बोन मैरो की जगह डिफरेंट है, ये मेडलरी कैविटी या जो मिडल का इसका कैनाल है उसके अंदर है। अब मेडलरी कैविटी को किस तरीके से सोचो, एज इफ जो आपने अभी इस वक्त अपने हाथ में बॉल पॉइंट पकड़ा हुआ है, अब अपने बॉल पॉइंट को देखो और आप ये चीज देखो बॉल पॉइंट के अंदर। लेट मी शो इट टू यू इन दिस फॉर्मेट। मेरे पास इस वक्त, अब जिस तरह आप ये समझो कि इस वक्त मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ठीक, इसके अंदर आपको ये एक इसकी निब दिख रही है, ठीक, ये पूरी की पूरी इसके क्रॉस जा रही होगी एंड तक। बॉल पॉइंट के अंदर आप अपने हाथ में इसको बहुत क्लियरली देख सकते हो, ठीक, ट्रांसपेरेंट बॉडी आपको अंदर तक दिख रहा है। जो आपको बॉल पॉइंट के अंदर पूरे की पूरी ट्रांसपेरेंट इसकी निब के साथ पूरे का पूरा कैनाल दिख रहा है, दैट इज मेडलरी कैविटी। वो एग्जैक्टली मेडलरी कैविटी। और उसके अंदर जो इंक दिख रही है उसको ये समझो कि एज इफ इंक ब्लड को रिप्रेजेंट करिए, और मेडलरी कैविटी के अंदर मजीद भी इस तरह की चीजें होती हैं जो ब्लड एसोसिएटेड होती हैं। अभी हम उसके स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह देखते हैं, लेकिन येलो बोन मैरो कहां पर आपको मिलेगा, इन स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड सी फंक्शन। अच्छा, ये जो रेड बोन मैरो को भी हमने ये देखा ना कि इसके अंदर हमें ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स दिख रही हैं। यहाँ पर हमने सारा कुछ देखा, हमने ये देखा इसकी कंपोजिशन किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा यहाँ तो फैट आ गई है। इनके कामों की वजह, इनके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस की वजह इनके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन है, या इनके वाइस वर्सा, उल्टी भी बात ऐसी की जा सकती है। इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसलिए डिफरेंट तरह के काम करते हैं, ठीक। रेड बोन मैरो का सिंपल आसान लफ्जों के अंदर क्या काम है, हेमेटोपोइसिस। इसने हेमेटोपोइसिस कराना है, ठीक है। रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ये हमारे पास एक टर्म आ गई है और इस टर्म को हमने साइड पर लिख लेना है अगर हमें ये पहले से नहीं पता थी खास तौर पे तब। ये हेमेटोपोइसिस एक इस तरह की टर्म है जिसे हमें याद रखना है।
येलो बोन मैरो का क्या काम है? काम बिल्कुल डिफरेंट है। ये रिजर्वियर ऑफ एनर्जी है, ठीक, एक इस तरह का रिजर्वियर जिसने एनर्जी को अपने अंदर जमा करके रखना है, ठीक। तो फैट और सर्व्स एज द रिजर्वियर ऑफ एनर्जी, ज्यादातर फैट स्टोर करता है, आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर रिजर्वियर ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारे पास हर जगह पर फैट है, ठीक है, फैट ही स्टोर होती है एज रिजर्वियर ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब कुछ सिचुएशंस के अंदर येलो बोन मैरो एक डिफरेंशिएटेड काम करती है, जिसकी रीजन ये है कि मैंने आपको यहाँ पर एक बात कही थी कि एब्सेंट नहीं है, हिमेटोपोइटिक सेल्स एब्सेंट कभी भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर बॉडी के अंदर सिवियर किस्म का ब्लड लॉस हो तो फिर यहां से ये काम शुरू हो जाता है, ये जो स्पेसिफिक आप देख रहे हो ना, इस स्पेसिफिक काम को फिर ये शुरू हो जाता है। अगर सिवियर बॉडी लॉस होता है तो व्हाट एक्चुअली येलो बोन मैरो डू इज कि इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो फॉर अ लिटिल व्हाइल, जब तक बॉडी के अंदर जितना ब्लड लूज हुआ है वो वापस उसकी वापस सप्लाई नॉर्मल ना हो जाए, ठीक। और करना क्या शुरू कर देता है? वही काम येलो बोन मैरो करना शुरू कर देता है जो रेड बोन मैरो करता है, दैट इज हिमेटोपोइसिस करनी शुरू कर देता है। रिजर्वियर से चेंज होके कुछ देर के लिए हिमेटोपोइटिक सेल्स बन जाते हैं, दैट्स इट। इतनी सी बातें इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से याद रखनी है। एड ऑल दोज पॉइंट्स जो तुम लोगों ने इससे पहले ब्रेन टीजर 2 की एक्टिविटी किया और उसके अंदर नहीं लिखे हुए। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक चीज को देखने की जरूरत है, विच इज ये टॉपिक के ग्रोथ ऑफ बोन किस तरह होती है, क्योंकि एक और ये कॉन्सेप्चुअल वो वाला पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल भी साथ साथ पढ़ाएं, क्योंकि अब एमसीक्यूज की नेचर डिफरेंट हो गई है। खास तौर पर इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेशनल एमडी कैट, तो नेशनल एमडी कैट में आप इस चीज को अच्छे तरीके से देखोगे कि एमसीक्यूज की नेचर ग्लोबल होगी, यानी एमसीक्यूज की नेचर कॉन्सेप्चुअल की तरफ को मूव करेगी, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट या वो बातें हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर बोर्ड के बच्चे को पता होंगे, या हर बोर्ड के बच्चे को कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज अब बढ़ जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बोन में हम क्या चीज देख रहे हैं, आपको यहाँ पर ना एक इस फिगर के अंदर एक कुछ हैपनिंग होती हुई दिख रही है कि रेड से येलो की तरफ कलर शिफ्ट कर रहा है। यहाँ से आप अक्रॉस पूरी की पूरी इधर देख रहे हो कि रेड से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, सब कुछ येलो दिख रहा है। अब रेड और येलो, एग्जैक्टली रेड और येलो बोन मैरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जहां आप रेड बोन मैरो देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर साथ में आपको नीचे लेबल दिख रहा है इन्फेंट, कि इसका मतलब ये है कि जब जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें येलो बोन मैरो बहुत कम और रेड बोन मैरो बहुत ज्यादा होता है। इट मेक्स ऑल द सेंस। इन्फेंट्स में क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ, अभी उनको रिजर्वियर ऑफ एनर्जी की इतनी खास जरूरत नहीं है जितनी उनको ग्रोथ की जरूरत है। एज कंपेयर टू रिजर्वियर ऑफ एनर्जी उनको ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है। तो ग्रोथ कौन करा रहा था, हिमेटोपोइसिस कौन करा रहा था, रेड बोन मैरो। सो यहाँ पर आपको क्या चीज दिख रही है, इधर रेड बोन मैरो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे चाइल्ड और फिर उसके बाद एडल्ट, एडोलेसेंस के बाद एडल्ट, यहाँ पर एडल्टहुड में देखो क्या हो गया, एडल्टहुड में आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा पोर्शन रेड बोन मैरो का दिख रहा है, बाकी सारा रिजर्वियर ऑफ एनर्जी ही है। क्यों? बोन ने अपनी जितनी ग्रोथ करनी थी वो सारी की सारी ग्रोथ कंप्लीट कर ली, लेकिन हिमेटोपोइसिस वाला फंक्शन अभी भी करना है, हिमेटोपोइसिस अभी भी होना चाहिए वया बोन का ये वाला रीजन। तो रेड बोन मैरो खत्म नहीं होगा, ये जरूर होगा इसके पास, कैसे कहते हैं, बोन के पास, लेकिन ज्यादातर सरफेस किसकी, ज्यादातर कंपोजिशन किसकी होगी, ज्यादातर येलो बोन मैरो की होगी, ठीक। सो ये कुछ इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस स्पेसिफिक स्टेज पर कौन से वाला बोन मैरो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू टेल यू अबाउट के ग्रोथ ऑफ बोन किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर देखते हो, इधर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बोन ग्रोथ होती हुई दिख रही है। येलो और रेड बोन मैरो को उसी तरीके से समझो, यहाँ सिर्फ आपको हिमेटोपोइसिस दिख रहा है। हिमेटोपोइसिस किस तरीके से दिख रहा है, अच्छा अंदर आपको किस किस्म की, इधर अगर आप देखते हो तो स्पॉन्जी बोन की आहिस्ता आहिस्ता कैसे फॉर्मेशन हो रही है, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन की, ये बात याद रखनी है। किस तरह कॉम्पैक्ट बोन का रीजन बाहर की तरफ को आ रहा है और किस तरह स्पॉन्जी बोन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इन्फेंट से एडल्टहुड की तरफ को बोन जा रही है। क्या चीज इंक्रीज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पॉन्जी बोन का पोर्शन के किस तरह से स्पॉन्जी बोन बन रही है, कॉम्पैक्ट बोन का रीजन के किस तरीके से कॉम्पैक्ट बोन बन रही है। जब इन्फेंट है तो उसके पास क्या है, उसके पास कार्टिलेज मॉडल फॉर्म, जिसका मतलब यह है कि उसके पास उसकी बोन के अंदर उस टाइम पर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चीज मौजूद है, कार्टिलेज सबसे ज्यादा मौजूद है। ऑल दीज आर एमसीक्यूज, ये सब एमसीक्यूज के छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिनको साथ साथ लिखते रहना है, ठीक। यहाँ पर हम इसको मार्कआउट भी कर लेते हैं। in majority amount in children, ठीक है। क्या चीज है, कार्टिलेज। यहां पर आपको एक टर्म और भी दिख रही होगी, ऑसिफिकेशन, ये भी आप बार बार देख रहे हो, ऑसिफिकेशन।
ऑसिफिकेशन भी एक इस तरह का प्रोसेस है जो जिसको लेबल आउट किया गया, बताया गया आपकी बुक के अंदर, विच मेक्स इस चैप्टर का कनेक्शन विद केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। सो ये कनेक्शंस भी साथ साथ देखते जाओ। यहाँ पर आपका एक कनेक्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ बनता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक के साथ। केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक के साथ किस तरह बनता है, हम वहां पर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो अभी हम इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ अंग्रेजी की टर्म्स है, जबकि वो आपके स्पेसिफिक टॉपिक के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी बोन्स, कौन सी वाली टर्म्स, बोन की रीमॉडलिंग, बोन रिजॉर्प्शन, एक सेकेंड, रिजॉर्प्शन, ये दो टर्म्स, और फिर उसके बाद बोन की ग्रोथ। इन टर्मिनोलॉजीज को जिस टाइम पर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन में खास तौर पर उस वक्त पढ़ते हो जब आपको ये बताया जाता है कि अगर इफ देयर इज अ कैल्शियम का डिक्लाइन इन द बॉडी, तो वो कैल्शियम का डिक्लाइन किस तरीके से पूरा होता है, बोन की रिजॉर्प्शन होने से, बोन के आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें से कैल्शियम को जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, सो ये वो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कनेक्शन बनाती हैं इस चैप्टर का केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ। आपको अगर बोन के स्ट्रक्चर का पता है, आपको अगर बोन की मिनरलाइजेशन का पता है, तो आपको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन में सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में। इनऑर्गेनिक जितनी भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनमें से कैल्शियम इज इन मैक्सिमम फॉर्मेट, विच अगेन लीड्स मी टू एक और बात कि आपको जो कुछ स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं उनमें नंबर ऑफ बोन्स, और ये जो ग्रोथ से रिलेटेड अभी हमने बात की, इससे रिलेटेड एक पॉइंटर दिया गया हुआ है। बोर्ड के डिफरेंशियल्स के BD, बोर्ड के डिफरेंशियल्स के हिसाब से क्या चीज याद रखनी है, इन्फेंट्स में नंबर ऑफ बोन्स इज 306, ये 306 का नंबर एडल्टहुड में 206 हो जाता है। ये 206 किस तरह होता है, देयर आर बोन्स विच फ्यूज विद ईच अदर, कुछ बोन्स फ्यूज होती हैं जिसकी वजह से ये 306 का नंबर 206 पर आ जाता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर आपको क्या चीज देखने की या किस चीज को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, इंशाअल्लाह व्हेन यू विल बी इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो फिर आपके हाथ में इस तरह की बोन्स होंगे, आप इन बोन्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। असल में यहाँ पर मेडलरी कैविटी को आपको इन एक्चुअल सेंस दिखाना कि मेडलरी कैविटी, अगर हम एक खुश्क बोन के अंदर हम एक मेडलरी कैविटी को देखें, ड्राई बोन का मतलब ये जिसको प्रिजर्व किया गया है, तो आपको मेडलरी कैविटी ये जितना ब्लैक पोर्शन है ना, इस तरह की दिखेगी, इस तरह की आपको मेडलरी कैविटी दिखेगी। ठीक है, एक तो ये चीज, फिर दूसरा रीजन्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना, फिर स्पॉन्जी बोन इन एक्चुअल सेंस, सच में इसको जो स्पॉन्जी कहा जाता है वो वाकई इस रीजन के अंदर, एपिफाइसिस के दोनों रीजन के अंदर आप देखो कि बोन कितनी स्पॉन्जी और आपको किस तरह की दिख रही है। ठीक, एक इस बात को अच्छे तरीके से आपको दिखाना। फिर येलो बोन मैरो कहाँ पर है, ये जो कैविटी, जिस कैविटी की बात हो रही है, किस तरह की कैविटी है, कहाँ पर है। रेड बोन मैरो इन एक्चुअल सेंस कहाँ पर, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर है, यहाँ पर आपको ये सब चीजें दिखाना है कि ये इनकी लोकेशन है। अब एक इस तरह की फिगर के अंदर जिसमें जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा कुछ है, ठीक है, वो हर एक चीज इस स्पेसिफिक फिगर के अंदर आप देख सकते हो और आपको अच्छी तरह दिख रही है। कुछ और एडिशनल चीजें जो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऑफ कोर्स बोन को अपने न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो छोटा सा फोरामेन दिख रहा है ना, फोरामेन का मतलब कोई भी ओपनिंग होता है, कोई भी ऐसी ओपनिंग जिससे एग्जिट या एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस हो सके, तो दिस स्पेसिफिक फोरामेन इज फॉर दैट पर्पस। ठीक, और ये इसके अलावा भी मजीद भी नंबर्स होते हैं। अब हम यहाँ से एक और स्ट्रक्चर ऑफ बोन में जिस चीज को हम लोग बार बार देख रहे हैं, जो ये एक बीच में लाइनिंग आती है और एपिफेजियल लाइन इसको कहा होता है, इस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दिस इज द पॉइंट फॉर ब्रेन टीजर 3। पॉज द वीडियो राइट हियर और अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो कि हमें एपिफेजियल प्लेट के बारे में इस बात का पता या नहीं पता। मैंने सिर्फ अभी एक बात पूछी है, अभी तक हम देख चुके हैं एपिफेजियल प्लेट कहाँ पर है, हम इसको मजीद भी देख लेते हैं, लेकिन पर्पस पता है या नहीं पता कि एपिफेजियल प्लेट का क्या पर्पस होता है, इसका यहाँ पर होना क्यों जरूरी है, इसका किसी भी जगह पर होना क्यों जरूरी है, क्या डिफरेंस होता है एपिफेजियल प्लेट के अंदर एक किड में, एक इन्फेंट में और फिर एक एडल्ट में, एपिफेजियल प्लेट का क्या डिफरेंस है। ठीक, सो ये अगर आपको इसके आंसर के बारे में पता है, पॉज द वीडियो राइट हियर एंड राइट द आंसर अबाउट इट एंड लेट्स सी कि एपिफेजियल प्लेट क्या है। एपिफेजियल प्लेट ना, आपने जो फिगर्स देखी हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर अ व्हाइल, आपको मैं यहाँ पर, आप इस तरह से एक रीजन देखते हो जिसके अंदर कुछ रीजन है हमारे पास डायाफाइसिस का, सॉरी
डायफाइसिस नहीं, माय बैड, एपिफाइसिस। ये जो टर्मिनल पोर्शन है हमारे पास ये है एपिफाइसिस का, और यहां पर है हमारे पास मेटाफाइसिस। ठीक है, ये वाला रीजन जो कनेक्ट करता है इसको फिर से नीचे ये आगे से शुरू हो जाता है, इसको मैं बस कंप्लीटली ड्रॉ नहीं करी, इतना ड्रॉ करके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये डायफाइसिस के साथ इसको कनेक्ट करे, ताकि हम तीनों रीजन्स को एक ही वक्त में एक ही डायग्राम के अंदर देख सकें। यहाँ पर जब इस तरह से रीजन्स आपके पास है ना, तो एपिफाइजियल प्लेट किस एग्जैक्ट जगह के ऊपर लोकेटेड होगी, ये एपिफाइजियल प्लेट आपको मेटाफाइसिस पर लोकेटेड दिखती है, मेटाफाइसिस की लोकेशन पर दिखती है। यहाँ पर इधर ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी थिकनेस वेरी करती रहती है। ठीक है, ये भी मैं आपको फिर से भी दिखाती हूँ, जब हमने ग्रोथ देखी है उस डायग्राम के अंदर, लेट्स सी कि इसकी थिकनेस कैसे वेरी करती है। ये देखो, एडल्टहुड में ये सिर्फ इतना सा एपिफाइजियल कार्टिलेज रह गया। यहां पर आपको किस तरह से दिख रहा है, इधर आपको किस तरह का दिख रहा है कि यहाँ पर काफी सारा पोर्शन आपको इस पूरे के पूरी रीजन के अंदर दिख रहा है। ठीक, एडल्टहुड में आके सिर्फ इतना सा एपिफाइजियल कार्टिलेज है, बस यहां तक। ठीक है, सो इसका रीजन, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, मेटाफाइसिस पर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी वजह से मैंने आपको मेटाफाइसिस को आइडेंटिफाई भी कराया और पढ़ाया भी है कि मेटाफाइसिस को पढ़ लो, इसको पढ़ना एज अ रीजन बहुत जरूरी है। इट फील्स वियर्ड कि उस लेवल पर जब आप बोन को पढ़ा रहे हैं यू आर नॉट मेंशनिंग मेटाफाइसिस का रीजन, लेकिन आगे जाके जब आप एपिफाइजियल प्लेट को पढ़ा रहे हो तो फिर आप एग्जैक्टली ये बता रहे हैं यहाँ पर है, और मेटाफाइजियल रीजन के अंदर ये स्पेसिफिक प्लेट होती है या लाइन होती है। दोनों बातें इसके लिए बिल्कुल ठीक है, आप इसको प्लेट भी कह सकते हो, इसको अगर लाइन भी लिखा जाएगा तब भी बात बिल्कुल ठीक है, टर्मिनोलॉजी ठीक है। सो आपने इस चीज को अच्छी तरह याद रखना है कि एपिफाइजियल जो लाइन है इसकी लोकेशन कहां पर है, मेटाफाइसिस के रीजन में। ठीक है, अच्छा, मेटाफाइसिस के रीजन में ग्रोइंग बोन्स में, इन चिल्ड्रन भी और इन एडोलेसेंट्स भी, इन दोनों में आपको यहाँ पर दिखेगी। इसका काम क्या है, इट्स पर्पस इज टू इनेबल द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ बोन। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ये वो स्पेसिफिक जगह है, ये वो स्पेसिफिक लोकेशन है एपिफाइजियल लाइन जहां से ग्रोथ ऑफ बोन अप टिल द लेवल ऑफ एडल्टहुड इनेबल की जाती है। एडल्टहुड तक, यानी जब बोन्स की ग्रोथ एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम जाके फिक्सेट हो जाती है, तब तक एपिफाइजियल लाइन, एपिफाइजियल प्लेट वो जगह है जहां से क्या चीज हो रही होती है, जिस लोकेशन से बोन की ग्रोथ हो रही होती है और बोन इलोंगेट कर रही होती है। आपको पता है बोन इलोंगेट ज्यादा ड्यूरेशन तक करती है एट इन आवर लाइफ स्पैन बनिस्बत इसके कि इसका गर्थ बढ़े, मतलब कि इसकी ब्रेथ बढ़े। ठीक है, अच्छा, अब ये किस मटेरियल की है, किस चीज की बनी हुई ये लाइन या प्लेट है, इसका जो मटेरियल है दैट इज कार्टिलेज। इसकी कंपोजिशन कार्टिलेज के मटेरियल की है। ठीक, और कार्टिलेज की 3 टाइप्स में से कौन से वाली टाइप है, इट्स हाइलीन कार्टिलेज। ये इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक, कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फ्रॉम स्पेशली क्या चीज, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रीजन, इसकी जो क्या इसको कहते हैं, इसके मजीद इसके कोई अगर नाम है वो, जिसका ग्रोथ प्लेट इसको कहा जाता है, इसकी कंपोजिशन और इसका फंक्शन। ठीक, क्या क्या कुछ हमने याद रखना है, रीजन, कंपोजिशन, फंक्शन। रीजन में इसके कौन सा वाला रीजन है, मेटाफाइसिस। कंपोजिशन में किस चीज से बनी हुई है, हाइलीन कार्टिलेज से, और काम इसका क्या है, बोन इलोंगेशन या बोन ग्रोथ करवाना। ठीक है, और एक और इसका अदर नेम या एके, एज नोन एज, ये दिस इज एन एब्रिविएशन फॉर एज नोन एज। अदर नेम इसका कौन सा है, इसका ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एपिफाइजियल प्लेट, या इसके बारे में जितनी भी आपको कंफ्यूजन थी। यहाँ पर आपको ये दिख भी रही है डायग्राम के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। लेट मी जस्ट लेबल इट लाइक दिस। वैसे ये इससे पहले भी आपको बहुत क्लियरली दिख रही थी कि ये स्पेसिफिक एक लाइन है बीच में जिसको एपिफाइजियल लाइन कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू वो वाले 2 टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डरा रहे थे लास्ट ईयर, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं है। ये वो 2 टॉपिक्स हैं या ये वो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको क्योंकि स्टूडेंट्स ने पहले नहीं सुना हुआ था, तो लास्ट ईयर भी दे रिक्वेस्टेड मी अगेन एंड अगेन कि इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें। दीज 2 कैनाल्स, अभी आपको ये चीज समझनी है कि हमने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स की बात की है ना, वो अगर ये बोन थी ना, तो हमने सिर्फ आउटर लेयर से इनर मोस्ट लेयर तक हम पहुंचे हैं, कि आखिर में जाके हम मेडलरी कैविटी तक पहुंचे हैं, बस दैट्स इट। हमने कुछ उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर एक बोन के सेल पर जाकर कोई किसी किस्म की बात नहीं की है।
जब सारी लेयरिंग एंड अप हो जाए तो लेयरिंग के एंड अप होने के बाद आखिर में हमें किस चीज को देखना है, हमें इस स्पेसिफिक चीज को देखना है कि अच्छा अब इस एक बोन के ऑस्टियन के अंदर क्या कुछ है या ऑस्टियन के अंदर क्या चल रहा है, यानी एक जो ऑस्टियन बोन के अंदर से गुजर रहा होता है उसमें क्या कुछ होता है। ऑस्टियन का दूसरा नाम, पहले इस यहीं से ही बात को शुरू करते हैं, ऑस्टियन का एक और नाम होता है और इसका एक और नाम क्या होता है, हेवर्सियन सिस्टम। एमसीक्यू, और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज, हेवर्सियन सिस्टम भी इसको कहते हैं। ऑस्टियन का हेवर्सियन सिस्टम नाम इस हेवर्सियन कैनाल की वजह से ही बना है। ये नाम इसी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर अगर जितने भी ऑस्टियंस को देख रहे हो, आपको क्या चीज दिख रही है, उसमें रेड डॉट्स दिख रहे हैं। ये जितने रेड डॉट्स हैं, ऑल दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट क्या चीज के इसके अंदर हेवर्सियन कैनाल है। मेजर कैनाल सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद कैनाल या कुछ भी सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनली कौन सा कैनाल होता है, जब ये सारी बातें की जाए तो ये सारी प्रॉपर्टीज हेवर्सियन कैनाल की हैं। वॉकमैन कैनाल को इसी तरह समझो जिस तरह कनेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से बात करते हैं कि आपके पास सिटीज के अंदर यू हैव गॉट मोटरवेज, ठीक, आपके पास मोटरवेज हैं जो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट जाती हैं और एक जो है वो किसको कहते हैं, सिटी को दूसरे सिटी के साथ इन योर कंट्री कनेक्ट करती हैं। आप समझो हेवर्सियन कैनाल एग्जैक्टली वही है। बाकी जो वॉकमैन कैनाल है ना, वो ये इस तरह का कैनाल है जो बाकी जो दो आप समझो कि हेवर्सियन कैनाल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा। तो हेवर्सियन कैनाल का मेजर काम है। मेजर काम क्या है, अभी हम इसको भी देखते हैं कि इसका क्या मेजर काम है। हेवर्सियन कैनाल इज द मेजर कैनाल। वॉकमैन कैनाल क्या कर रहे होते हैं, दो हेवर्सियन कैनाल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ना, अगर ये दो हेवर्सियन कैनाल्स हैं तो इनको आपस में वॉकमैन कैनाल जोड़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट होल्ड दीज टुगेदर, और अगर ये दो हमारे पास हेवर्सियन कैनाल होंगे तो इस तरह से वॉकमैन कैनाल क्या कर रहा होगा, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, इनका आपस में इस तरह से कनेक्शन बना रहा होगा। ठीक, अब हम इसको जरा थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस रिगार्डिंग कितनी फीचर्स हो सकता है और वो डिफरेंसेस क्या क्या है। सो यहां दिस इज योर ब्रेन टीजर 4, और इस क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू टेल यू कि आपको हेवर्सियन और वॉकमैन कैनाल के बारे में कितने डिफरेंसेस का पता है। जस्ट डू वन थिंग, इसी तरीके से एक पेपर पकड़ो और उसके अंदर इन दोनों कैनाल्स को एक साइड के ऊपर लिखकर जो कुछ आपको इसके बारे में डिफरेंशिएटिंग पता है उन सारी बातों को लिख लो। ठीक है, अभी एक चीज जब हम इन दोनों कैनाल्स के बारे में देखते हैं या हमें इन दोनों कैनाल्स के बारे में समझनी है, वो क्या है कि हम इसको उसी तरीके से पढ़ें जिस तरह हमने इससे पहले एपिफाइजियल प्लेट को पढ़ा है। दैट इज कि इनके मजीद इनके नाम क्या है, इनके अंदर कौन से वाले कंपोजिशंस हैं, फिर उसके बाद इनमें से कौन से वाला क्या स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखो तो यहाँ आपको पहले मैं हेवर्सियन कैनाल दिखाऊं, मैं इसका कलर चेंज करके लेट मी जस्ट लेबल इट इन पर्पल फॉर्मेट। एक ऑस्टियन के अंदर जाता हुआ एक ऐसा कैनाल, कैनाल का मतलब रास्ता, एक ऐसा कैनाल जिसमें आपको क्या क्या कुछ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो और आप इसको इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आर्टरी जो इसकी वेस्कुलराइजेशन हुई है, इसमें से गुजरती हुई वेन आपको अगर नजर आ रही है तो आप क्या चीज देख रहे हो कि यहाँ से आपको डिफरेंट तरह की आर्टरी, वेन और बीच में से नर्व्स भी गुजरती हुई दिख रही हैं। ठीक, सो अभी हमने क्या किया है, जो हमारी लॉन्ग बोन है उसको हमने इस तरह नहीं इस तरीके से कट आउट कर दिया। ठीक है, पहले हम क्रॉस सेक्शन देख रहे थे, हम इस तरह काट के देख रहे थे जब भी देख रहे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने क्रॉस सेक्शन देखा लेकिन हमने क्या किया, अब हम लॉन्गिट्यूडनली नहीं देख रहे, अब हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ठीक, जब हम इस तरीके से कट आउट करते हैं, जो आपको इस फिगर के अंदर भी दिख रहा है, कट आउट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें इसमें हेवर्सियन कैनाल बहुत क्लियरली पास आउट होता हुआ दिख रहा है। फिर आपको बीच में ये छोटे छोटे कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये कनेक्शंस हैं वॉकमैन कैनाल। ठीक है, वॉकमैन कैनाल के बारे में अगर ये वाली बात एग्जामिनर पूछे कि परफोरेट कौन सा कैनाल कर रहा होता है, परफोरेट का मतलब बीच में से गुजर के रास्ता कौन सा वाला कैनाल बना रहा होता है, तो वो कौन सा कैनाल है, वॉकमैन कैनाल है। ठीक, हेवर्सियन का एक और नाम क्या है, सेंट्रल कैनाल, मेजर मेन कैनाल। वॉकमैन का एक और नाम क्या है, परफोरेटिंग कैनाल। बोथ आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स व्हिच आर फाउंड इन व्हाट, इन कॉम्पैक्ट बोन। ये आपको किस टिश्यू के अंदर मिलेंगे, ये दोनों आपको कॉम्पैक्ट बोन के टिश्यू के अंदर मिलेंगे, ये आपको दोनों स्पॉन्जी बोन के टिश्यू के अंदर नहीं। यू आर सीइंग दीज कैनाल्स। अच्छा, अब ये यहाँ पर अगर कोई बंदा सिर्फ वैसे भी देखना चाहे, उसको रीजन्स अच्छी तरीके से कम अभी याद हो गए, तो उसको ये बात अच्छी तरह दिख रही है कि जिस पोर्शन को मुझे मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, ये पोर्शन असल में डायाफाइसिस का पोर्शन है।
ये एपीफाइसिस का पोर्शन ही नहीं है। सो दैट मेक्स ऑल द सेंस कि अच्छा ये डायफाइसिस का पोर्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैनाल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, विच मीन्स इट ये कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट हो गया, ये मुझे कॉम्पैक्ट बोन में या कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहे होंगे, ठीक है, स्पॉन्जी बोन के स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे होंगे। काम ये वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइजेशन का मतलब कैनाल रास्ता देता है मजीद बीच में जितनी भी मौजूद आर्टरीज, वेन्स और ये जो आपकी नर्व्स हैं, इनको पास आउट करने का रास्ता दे रहा है, ठीक है। सो ये इनकी मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो हुए। लोकेशन कहां पर है? अगर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर बात की जाए जो किताब के अंदर लिखी है, तो रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ बोन। लॉन्ग एक्सेस ऑफ बोन के पैरेलल रन करना, ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द सेंट्रल एक्सेस ऑफ एन ऑस्टियन। इस पूरी बात का क्या मतलब है? ऑस्टियन ये है, फर्ज करो कि ऑस्टियन इस तरीके से गुजरा है, इस ऑस्टियन में से ये जो कैनाल है ना, ये भी इस तरीके से गुजर रहा होगा। इसका मतलब है ये इसके सेंट्रल एक्सेस से गुजर रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ ऑस्टियन में से गुजर रहा है, बिल्कुल उस तरह जैसा तुम लोगों ने अभी अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, पेन के अंदर से क्या चीज गुजर रही है? पेन के अंदर से निब गुजर रही है। अभी पहले हमने उसको बोन बनाया था और बोन में मेडलरी कैविटी मैंने समझाया था। अब उसको छोड़ के अब पेन को समझो कि तुम लोगों के पास एक ऑस्टियन है सिर्फ पेन की फॉर्मेट में, और उसमें से जो मेडलरी कैविटी या जो जो उसके अंदर से निब गुजर रही है, दैट निब इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग क्या चीज? वो आपको एक हेवर्सियन कैनाल बीच में से गुजरता हुआ दिखा रही है। उसके अंदर अगर आपको वो वाला पेन याद है जिस पेन के अंदर डिफरेंट कलर की निब्स होती थी, तो जैसा वो आपको डिफरेंट कलर की निब्स दिखती थी उस पेन के अंदर, इसी तरीके से इस स्पेसिफिक हेवर्सियन कैनाल के अंदर से आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब की सब इनर्वेशन, जितनी इम्प्रेग्नेशन ऑफ डिफरेंट वेस्क्यूलर जो आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं, वो सारी की सारी इस स्पेसिफिक हेवर्सियन कैनाल में से गुजरी होती हैं। आई होप कि अब हेवर्सियन कैनाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिगार्डिंग इसकी लोकेशन, खास तौर पे कि कहां पर है। मुश्किल सी लाइन लगती है लेकिन ये इतनी मुश्किल लाइन है नहीं, ठीक। इसको जरा थोड़ा सा दोबारा वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ या समझाऊं भी ना। ऑस्टियन समझना है, ऑस्टियन के अंदर से ये समझना है, ऑस्टियन के बीच में से या इसके सेंट्रल एक्सेस का क्या मतलब है, इसके बीच में से कोई चीज गुजरी है, इसके बीच में से क्या चीज गुजरी है, ये कैनाल जिसका क्या नाम है? हेवर्सियन कैनाल। हेवर्सियन कैनाल के अंदर क्या है जो इसको कह रहे हैं कि जी वेस्कुलराइजेशन ये किस तरह करता है? इसके अंदर से आर्टरी, वेन और नर्व गुजरी, दैट्स इट। वॉकमैन कैनाल इसके परपेंडिकुलर गुजरेगा। परपेंडिकुलर किस तरह गुजरेगा? ये देखो, इसने कनेक्शन करना है इन दोनों का, इसका काम था कनेक्शन, तो ये इन दोनों का क्या करेगा? ये इन दोनों के बीच में इस तरीके से आपको कनेक्शन करके दिखाएगा, ठीक है। सो दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अच्छा हेवर्सियन कैनाल क्या होता है, वॉकमैन कैनाल क्या होता है। दोनों रास्ते हैं, ठीक। दोनों रास्ते किस जगह पर हैं? दोनों रास्ते कॉम्पैक्ट बोन के अंदर है। क्या कर रहा है ये एक रास्ता? हेवर्सियन कैनाल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है आर्टरी, वेन, नर्व को। फिर वॉकमैन कैनाल क्या कर रहा है? दो ऑस्टियंस के बीच के हेवर्सियन कैनाल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। सिंपल, इतनी सी बात है, ठीक। काम, इन दोनों के काम क्या है इसके बारे में पहले ही बता दिया। कंटेन्स ब्लड वेजल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ठीक। ऑफ कोर्स जहां कहीं भी आपको ब्लड वेजल मिलती है ना, चाहे कोई भी ऑर्गन है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर है, ब्लड वेजल क्या काम कर रही है? कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही है, कुछ चीजें एलिमिनेट कर रही है। प्रोवाइड क्या करेगी? हमेशा न्यूट्रिएंट्स। हमेशा ब्लड वेजल क्या चीज प्रोवाइड करेगी आपको? न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, इन दो चीजों की सप्लाई करेगी। रिमूव क्या करवाएगी? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑपोजिट, और क्या चीज? इसका ऑपोजिट वेस्ट मटेरियल। जहां कहीं भी जिस स्ट्रक्चर में भी आपको ब्लड वेजल्स दिख रही है ना, बस ब्लड वेजल्स यही काम करेंगी, इनका यही मेजर रोल है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। न्यूट्रिएंट्स को आप इसको बहुत इलोंगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वक्त में किसी स्पेसिफिक जगह पर एसिटाइल कोलिन की जरूरत है कोई एक्शन परफॉर्म कराने के लिए, तो इसको वो स्पेसिफिक चीज भी प्रोवाइड करना वाया एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करना ब्लड का काम होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ब्लड जहां कहीं भी ब्लड जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इस बात को समझो कि अच्छा दो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, दो चीजें रिमूव की जा रही है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। रिमूवल क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन के ऑपोजिट वेस्ट मटेरियल का, ऑक्सीजन के ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट्स इट। सो फंक्शन हेवर्सियन कैनाल का समझ आ गया। अच्छा जी, यहाँ से ब्लड वेजल्स जा रही हैं, तो ब्लड वेजल्स आर गोइंग टू डू व्हाट? दे प्रोवाइड अ कंडुइट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम द ऑस्टियोसाइट्स विद इन द ऑस्टियंस के अंदर। Walkman's canal क्या करें? Walkman's canal also contain blood vessels and nerves, but their primary function is not this specific सारे का सारा ये जो ये पड़ा। हेवर्सियन कैनाल वाले काम नहीं इन्होंने स्पेशली करने, इनके काम डिफरेंट है। इनका प्राइमरी फंक्शन
connect the blood and nerve supply from periosteum. आउटर सरफेस से सेंट्रल एक्सिस तक, सेंट्रल कैनाल्स तक कनेक्शन बनाना, इनका आपस में कनेक्शन मेंटेन करके रखना। वॉकमैन्स कैनाल्स का क्या काम है? ऑस्टियॉन्स का आपस में कनेक्शन मेंटेन करके रखना। ठीक, इनका काम क्या है? कम्युनिकेशन बरकरार रखना। ठीक है, और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चर्स इस किस्म के गुजरे हैं तो उसकी वजह से होता है। सो ये प्राइमरी फंक्शन दोनों के क्या है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओरिएंटेशन या जगह की बात करें, हम कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एग्जैक्टली यही दो टर्म जो आप इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हेवर्सन कैनाल के बारे में क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट आ सकती है? लॉन्गिट्यूडिनल या पैरेलल टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बोन कौन सा है? हेवर्सन कैनाल। वॉकमैन्स कैनाल किस तरह के? इट इज परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको अभी इस तरीके से दिखाया था कि ये आपको परपेंडिकुलर टू हेवर्सन कैनाल दिखेगा। दैट्स इट। इस पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन में से नोट डाउन एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स जो आपको खास तौर पर नहीं पता थे या जो आपने अपने ब्रेन टीजर में नहीं लिखे हुए ऑलरेडी। एक और तरीका सिर्फ और सिर्फ इनकी डिफरेंशिएशन को देखने का, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो जितनी हमने अभी तक डिस्कशन किया उसको आपको ना एक स्लाइड के अंदर, दिस इज द रीजन कि मैंने आपको ये बात कही थी कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज कि लास्ट डे के ऊपर रिवीजन करने के लिए हमारे पास टेबल्स होने चाहिए, और हमारे पास टेबल्स क्या हमें बेनिफिट देते हैं, हमारा टाइम सेव करते हैं। सो इस टेबल को भी अच्छे तरीके से अपने पास रख लो। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स दिख रहे हैं, वो सब फीचर्स जिनकी बेसिस के ऊपर एग्जामिनर आपसे इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस को पूछ सकता है, और उसके अक्रॉस क्या चीज लिखी है, उसके अक्रॉस इन सारे डिफरेंसेस को लिखा हुआ है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, दिस इज योर ब्रेन टीजर 5 विच इज ऑल्सो सेइंग अस कि अभी तक आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुका है। अच्छा, एग्जाम के अंदर इससे पहले नम्स के 2023 के एग्जाम से पहले 2024 के एग्जाम से पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट कि अच्छा एग्जाम के अंदर कोई डायग्राम आएगी। एक बहुत इजी डायग्राम ने, बायोएनर्जेटिक्स के एक मेरे ख्याल से सबसे इजीएस्ट डायग्राम ने भी बच्चों को अच्छा खासा परेशान किया। जब डायग्राम आ गई और उसमें नीचे ABCD करके लिख के ये बता दिया कि जी आपने ABCD को फिल करना है, और करेक्ट पता होना चाहिए आपको कि इनपुट्स क्या है और आउटपुट्स क्या है। उस चीज से आप दोबारा कभी परेशान ना हो, उसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपके सामने इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें मैंने सारी की सारी चीज को हाइड आउट किया होगा। आप क्या करोगे? व्हाट माय क्यूज आर फॉर यू, यहाँ पर आपने रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये आपकी ब्रेन टीजर 5 एक्टिविटी है, और आपने इसमें यहाँ पर अभी पॉज करके इन सबको आइडेंटिफाई करके ABCD करके अपने पास लिख लेना है कि अच्छा किस रीजन पर कहाँ पर क्या चीज है जो यहाँ पर लेबल की गई है। ठीक है, लेट मी लेबल दीज। एग्जैक्टली इस तरीके से आपने इसको लेबल करना है। आई विल बी अटैचिंग ऑल दीज आंसर्स विद द वीडियो, इस वीडियो के साथ भी अटैच हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्टिविटीज मुझ तक किस तरीके से पहुंचानी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स में हम लोगों को क्या चीज देखनी है कि जाहिर सी बात है, जब आप बोन की रिजॉर्प्शन की बात करते हो कि बोन आहिस्ता आहिस्ता रिजॉर्ब होनी शुरू हो गई, बोन आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि अच्छा बोन रिजॉर्ब होती है लेकिन फिर बोन दोबारा से बन भी जाती है, रीमॉडलिंग ऑफ बोन भी होती है। फिर इसी तरीके से आप फ्रैक्चर ऑफ बोन की बात करते हो, जब बोन का कोई फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद आप ये बात करते हो कि बोन फिर उस फ्रैक्चर के बाद नॉर्मली ग्रो भी कर जाती है। तो कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो बोन को इस सारी की सारी सिचुएशन में हेल्प आउट करी है, या बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन सा है? तो बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कोई ना कोई सेल होगा, और सेल का कोई ना कोई नाम होगा, तो उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ऑस्टियोसाइट। ठीक, अब ऑस्टियोसाइट किस तरीके से बनता है? ऑस्टियोसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन स्पेसिफिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ऑस्टियोजेनिक सेल से बाकी सारे के सारे बोन सेल्स बनेंगे। ऑस्टियोजेनिक सेल्स कौन से हैं? यहाँ पर ये पॉइंटर्स आपको किस तरीके से हेल्प आउट करें कि आपको ऑस्टियोजेनिक सेल्स के बारे में, ऑस्टियोसाइट के बारे में, ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में, ये सब बातें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंटर एक एक MCQ है। ठीक, एक एक पॉइंटर क्या चीज है? एक एक MCQ है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जिनको स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये वो सेल्स हैं जो आगे से आपको बाकी के सारे सेल्स बनाकर दिखाएंगे। ठीक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट ये बनाएंगे, ऑस्टियोजेनिक सेल्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? क्या इनकी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है? द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इज कि किसकी जरूरत है। ये अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं जब तक डिवीजन की जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद कौन सा सेल बन रहा होगा? जिस सेल की जरूरत होगी, जिस सेल को फॉर्म करना होगा। ठीक है,
मोस्टली फाउंड इन ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहाँ मिलने चाहिए? जहां पर बोन की ग्रोथ हो रही हो, किसी भी ऐसी लोकेशन पर मिलने चाहिए जहां बोन की ग्रोथ, जिधर बोन ग्रोथ की एक्टिविटी हो रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने क्या करना है, दे आर गोइंग टू डेवलप बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। अब सिक्रीशन करते हैं ये कोई, बिल्कुल ये सिक्रीशन करते हैं, और ये किस चीज के सिक्रीशन करते हैं? कोलेजन की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक एक, नो मैटर व्हाट पॉइंट इज मेंशन्ड और नॉट इन योर बोर्ड, ये सारे के सारे पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन बोन ग्रोथ। ऑस्टियोब्लास्ट किस किस्म के सेल है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन के सेल्स हैं। अभी हम इसको भी देख लेते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू इन योर एग्जाम्स इज के ऑस्टियोब्लास्ट किस तरह का सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट किस तरह का सेल है। इस टॉपिक में से, मैक्रोस्कोपिक लेवल में से, आई डोंट नो व्हाई बट एग्जामिनर जस्ट लव्स दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट किस तरह का सेल है? मोनोन्यूक्लिएट है। इट प्रोड्यूसेस क्या चीज? इट प्रोड्यूसेस अ मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ टाइप 1 कोलेजन। ये कहां से आ रहा है? ये इस जगह से आ रहा है, ये हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन से आ रहा है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट किस तरह के हैं? ये इमेच्योर बोन सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट इज एन इमेच्योर बोन सेल, तो ये मेच्योर होके क्या बनाता है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट उस वक्त बनता है जब मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट कंप्लीट हो जाती है, मैट्रिक्स पर, मिनरल बोन के मैट्रिक्स पर मिनरलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो एक ऑस्टियोसाइट बनता है। ऑस्टियोसाइट की कुछ एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस किस तरह की हैं, ये कैसी दिखती हैं? ये यहां पर देखो, ये देखो, ये एक्सटेंशंस ऑस्टियोसाइट की हैं। इन एक्सटेंशंस के क्या पर्पस है? ऑस्टियोसाइट अकेला नहीं रह सकता, एक ऑस्टियोसाइट ने दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कनेक्शन करना होता है, दूसरे ने तीसरे के साथ कनेक्शन करना होता है, तो उसके लिए ये एक्सटेंशंस हैं। अब इन सारे सेल्स के अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स किस सेल की एक्सटेंशंस होती हैं? ऑस्टियोसाइट की। मेच्योर सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। मल्टी न्यूक्लिएट कौन से वाला होता है? मल्टी न्यूक्लिएट ऑस्टियोक्लास्ट होता है। मोनोन्यूक्लिएट कौन से वाला होता है? मोनोन्यूक्लिएट ऑस्टियोब्लास्ट होता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोसाइट का क्या काम है? मेंटेनेंस ऑफ बोन कैल्शियम विच लिंक्स इट टू केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, ठीक। ये कनेक्शंस अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि ये मैं दोबारा से याद कराऊंगी जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे, कि हमने इससे पहले भी इसका कहीं कनेक्शन पढ़ा था। फिर से बताओ कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को पढ़ते हुए कि इसका कनेक्शन और किस टॉपिक के साथ, और हम ये कनेक्शंस हर एक टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह बिल्ट अप करेंगे। ऑस्टियोसाइट इट रेगुलेट्स द बोन का रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस या फिर मैकेनिकल लोड के, अगर कोई बोन के ऊपर स्ट्रेस है किसी भी किस्म का, तो ऑस्टियोसाइट इज समथिंग व्हिच इज रेगुलेटिंग इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। कि अच्छा जी, जो मेजर सेल है वो क्या कर रहा होगा कि वो कुर्बानी दे देगा अपने पास से मौजूद कैल्शियम की, ठीक है जी, कैल्शियम की सब बॉडी को जरूरत है तो इट शुड गो देयर। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। रिजॉर्ब बोन, यहां पर मैं ये वाली बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि रिजॉर्प्शन का लफ्ज, अब जो कोई भी ये कहे कि रिजॉर्प्शन का लफ्ज, बोन रिजॉर्प्शन तो कहीं पढ़ाई नहीं गई है। बोन रिजॉर्प्शन जनाब आपको पढ़ाई गई है, और बोन रिजॉर्प्शन आपको 2 दफा पढ़ाई गई है। एक दफा ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ाते हुए पढ़ाई गई है, एक दफा केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हुए बोन रिजॉर्प्शन की बात की गई है। सो इस टर्मिनोलॉजी को नहीं भूलना। बोन रिजॉर्प्शन में क्या हो रहा होता है? बोन रिजॉर्प्शन के मैकेनिज्म में बोन खुल रही होती है, ठीक है, बोन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता घुल रही होती है, ठीक। रिजॉर्ब बोन टिश्यू बाय रिमूविंग इट्स मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स और ब्रेकिंग अप द ऑर्गेनिक बोन, ठीक। इसी प्रोसेस का नाम बोन की रिजॉर्प्शन है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, ठीक। इट इज इक्विप्ड विद फेगोसाइट लाइक मैकेनिज्म। अब यहां पर ना इसका एक कनेक्शन बनता है इम्यूनिटी के टॉपिक के साथ। आप इम्यूनिटी में क्या चीज पढ़ते हो? आप इम्यूनिटी के टॉपिक में एक बहुत मजे की चीज पढ़ते हो, वूंड की हीलिंग, कोई भी जख्म और उसका हीलअप होना। आप क्या पढ़ते हो कि कोई भी जख्म हीलअप किस तरह होता है कि पहले एक नीचे मैट्रिक्स बिछाया जाता है, एक जाल बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर आके सेल्स रुकना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जाल और सेल्स के रुकने से पहले क्या चीज की जाती है? पहले सफाई की जाती है उस जगह की, अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। साफ करने के लिए बड़े बड़े सेल्स आते हैं, वो आके सारा डेब्रिस, गंद साफ कर देते हैं वूंड बनाने से पहले, जख्म बनाने से पहले, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, ऑस्टियोक्लास्ट की भी एक्टिविटी कुछ इसी किस्म की है। मैक्रोफेज लाइक ये काम करते हैं, फेगोसाइटिक टाइप इनका काम होता है। इनका काम होता है कि जो पुराने सेल्स हैं, जो हमारे इंजर्ड पार्ट ऑफ बोन है, उसको खत्म करना, ठीक है। उसको खत्म करने का काम कौन कर रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट कर रहे हैं, ठीक। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, क्या चीजें किस में से ये निकल रहे हैं? ऑस्टियोक्लास्ट किस में से निकल रहे हैं? मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस में से, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के साथ साथ इनकी छोटी
सी एक मतलब 2-3 लफ्जों के अंदर इनकी डेफिनेशन कि क्या इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स आए, हमने पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना है लेकिन फिर उसको समेट के मतलब समुंदर को फिर उसके बाद कतरों में भी समेट लेना है, ताकि हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट सुनेंगे हमारे जहन में क्या आना चाहिए, ऑस्टियोब्लास्ट सुनेंगे तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए। अगर अभी भी याद नहीं हो रहा तो दिस इज गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू, और अब ये दोबारा कभी नहीं भूलेगा। अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो यहाँ पे तुम लोगों को एक बड़ी क्यूट सी वो जो है रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? तोड़फोड़। ऑस्टियोक्लास्ट का चिप करना काम है, तोड़फोड़। ऑस्टियोब्लास्ट का बिल्ड करना काम है, ये देखो बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है और इसका काम बिल्ड करना है। ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर बिल्डिंग अप के लिए मटेरियल भी कम और बिल्डिंग अप उतनी हो भी नहीं रही जितनी तेजी से ब्रेकिंग डाउन हो रही है, जिसकी वजह से बोन के अंदर पोर्स बन रहे हैं, इतने हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर बोन्स पोर्स बनने लग जाते हैं। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक इस तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन अगर इसको इतनी डिटेल में नहीं भी पढ़ना तो भी कोई मसला नहीं है। हमने आर्थराइटिस को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, एग्जामिनर का फोकस भी आर्थराइटिस पर है तो हम आर्थराइटिस पे फोकस करेंगे। आपने ऑस्टियोब्लास्ट क्लास को किस तरह याद रखना है? एक बी से, सिर्फ एक बी से याद रखना है। बिल्डिंग अप कौन कर रहा है? ऑस्टियोब्लास्ट, काम खत्म। ठीक, चिपिंग अप या तोड़फोड़ कौन कर रहा है? ऑस्टियोब्लास्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पर चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज को कवर करने की कोशिश करते हैं। बोन, अब बोन को कनेक्ट करना है, एक इंडिविजुअल बोन पढ़ ली, अब इसका कनेक्शन करना है। बोन का कनेक्शन करने के लिए कोई जेल लाइक सब्सटेंस होनी चाहिए। वो जेल लाइक सब्सटेंस, जाहिर सी बात है बोन जितनी स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि वो जेल लाइक है, जेल लाइक मटेरियल है, इसलिए वो बोन जितना स्ट्रांग नहीं होगा। कहां पर होगा? उस जगह पर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जहां पर कनेक्शन की जरूरत है। अगर कनेक्शन की जरूरत है तो उस स्पेसिफिक कनेक्शन की लोकेशन के ऊपर कार्टिलेज होना चाहिए। पहली डायग्राम दोबारा से जाके, सॉरी पहली वीडियो सबसे पहले दोबारा से जाके देखो। हर जगह के ऊपर जहां जहां कनेक्शन हो रहा है, इंक्लूडिंग रिब केज, रिब केज के अंदर भी आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने खूबसूरती के साथ कार्टिलेज मौजूद है। जिस जिस जगह पर कनेक्शन है वहां वहां पर कार्टिलेज है। ठीक, फिर उसके बाद आपके नी जॉइंट के ऊपर भी उसने कार्टिलेज दिखाया, हर जगह के ऊपर, इवन आपके मेटाकार्पल्स के अंदर भी कार्टिलेज दिखाया कि देखो कहां कहां कार्टिलेज है। ठीक, कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनता किस तरह से है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स पेरिकॉन्डियम से बनता है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या चीज है? इट इज अ लेयर ऑफ कोलेजन की फाइबर, कोलेजन की फाइबर्स की लेयर क्या चीज बनाएगी? ये एक लेयर क्या चीज बनाएगी? ये एक पेरिकॉन्ड्रियम बनाएगी। मेनी स्मॉल कैविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैट्रिक्स कॉल्ड लेक्यूना, इनके ऊपर आकर क्या चीज अटैच हो जाएगी? यहां पर इसको कहेंगे हम लेक्यूना, और इसके ऊपर आकर अटैच होने वाले सेल्स को हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि हर चीज के लिए पहले एक मैट्रिक्स, एक बेस बनती है। जिस तरह से नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सबसे पहले एक बेस बनेगी फिर उसके ऊपर आके कुछ ना कुछ अटैच होना शुरू हो जाएगा, चाहे बोन बन रही है, चाहे वूंड बन रहा है, और चाहे अब इस वक्त कार्टिलेज बन रहा है। तीनों चीजों के अंदर इस चीज को देखो, इस चीज को आइडेंटिफाई करो। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इसके अंदर कोई ब्लड वेजल नहीं होगी। जब ब्लड वेजल नहीं होगी तो इसके लिए एक मसला भी क्रिएट होता है, कार्टिलेज के लिए एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर इसके अंदर ब्लड वेजल नहीं है ना तो इसकी वजह से इसकी हीलिंग स्लो होती है। व्यू के अंदर हर चीज जिसको भी तुम लोग लिखा हुआ देख रहे हो, जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। हीलिंग स्लो क्यों हो रही है कार्टिलेज की? अगर कार्टिलेज को कोई इंजरी हो रही है तो इसकी हीलिंग क्यों स्लो हो रही है? ब्लड वेजल्स नहीं है। ब्लड वेजल्स के बारे में ये बात अच्छे तरीके से पता है। ब्लड वेजल्स क्या पहुंचाती हैं? ब्लड पहुंचाती हैं। ब्लड क्या करता है? उसके पास सारा वो मटेरियल है जो हीलिंग के लिए जरूरी है। ठीक, उसके अंदर वो सेल्स मौजूद है जो हीलिंग के लिए जरूरी है, प्लेटलेट्स, एट्रेक्टा, सब कुछ। तो उस सब ने हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो किसको कहते हैं, मैग्नीफाई करना और हीलिंग करवानी है। तो अगर यहाँ पर ब्लड वेजल्स ही नहीं है तो हीलिंग किस तरीके से होगी? कॉर्नरसाइट्स की फिर इनको इन तक खुराक, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ इन तक फिर कैसे पहुंचता है? जेल लाइक सब्सटेंस की मेंटेनेंस कैसे होती है? बाय डिफ्यूजन। याद रखना है इस बात को भी अच्छे तरीके से, जहां कहीं एंट्री एग्जिट के लिए कोई जगह, कोई चीज मौजूद नहीं होगी, वहां डिफ्यूजन होगी। ठीक, वहां प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, डिफ्यूजन होगा। इसको इसी तरीके से याद रखो जैसे आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम, आपका जो नाक का सूंघने का सिस्टम है, आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम, ये सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर एक्टिवेट होता है? इसको कौन सी वाली सेंस, कौन सा वाला स्टिमुला एक्टिवेट करता है? इसको स्टिमुला आपका डिफ्यूजन वाला ही एक्टिवेट करता है। इसको इस चीज के साथ रिलेट करके याद रखो। ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छा, इनिशियली इट मेक्स अप द ह्यूमन स्केलेटन। फिर उसके बाद जो हमने इन्फेंट्स की ग्रोथ पूरी की पूरी देखी है, जैसे हमने इन्फेंट्स से ग्रोथ देखी है उसमें भी मैंने आपको बात क्या चीज बताई थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने ये चीज देखी है कि यहाँ पर
कि हमारे पास कार्टिलेज सबसे ज्यादा था। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, ये कार्टिलेज इतना रह गया। ठीक है, कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो गया। तो इस चीज को यहाँ पर हम दोबारा से देख रहे हैं और सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो इसलिए हमने इनको और अच्छे तरीके से याद रखने में हेल्प होगी कि इनिशियली इट मेक्स अप ह्यूमन स्केलेटन बट इट इज मोस्टली रिप्लेस्ड बाय बोन्स। हेंस 306 से 206 तक कैसे हो जाता है नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बेस्ड अपॉन लोकेशन ऑफ कार्टिलेज। आपने इन टाइप्स को बेस्ड अपॉन लोकेशन याद रखना है। हाइलीन कैसा है, फाइब्रो कैसा है, इलास्टिक कैसा है। इलास्टिक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इलास्टिक। कहां पर होगा, ईयर के फ्लैप्स और एपिग्लॉटिस में। ईयर के फ्लैप्स में ना होता तो हम लोग जब सुबह उठते तो क्या होता, हमारा कान जिस शेप में, जिस जगह हमने तकिए पे सर रखा था बिल्कुल उस शेप का हुआ था। ठीक है, सो इधर इलास्टिक कार्टिलेज की जरूरत है, तो इसलिए इलास्टिक कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज कहां पर है, इट इज यहाँ थोड़ी थिकर कोलेजन की फाइबर्स हैं जो हम उस तरह से बनाए थे, तो आप इस तरह समझ लो कि कोलेजन की फाइबर्स का कुछ इस किस्म का मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, थोड़ी थिकर है, फाउंड इन द डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा और कार्टिलेज ऑफ नी, हाई प्रेशर पॉइंट्स पर है। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ है, इसको किस तरीके से याद रखना है, हाई प्रेशर पॉइंट्स पर। हाई प्रेशर पॉइंट से क्या मतलब है, आप जितनी भी ड्यूरेशन से इस लेक्चर को सुन रहे हो, आई हैव बीन स्टैंडिंग एंड आई हैव बीन मूविंग अराउंड, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें क्या वर्टिब्रा इन्वॉल्व नहीं है, वर्टिब्रा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, और वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क हैं उनके ऊपर एक लेवल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जब आप इतनी देर तक खड़े होकर या बैठकर या किसी भी पोस्चर में उठते हो तो आपको खुद ये चीज फील होती है कि योर बैकबोन वाज डूइंग ऑल द प्रेशर टेकिंग टास्क। ठीक, लाइकवाइज अगर आप खड़े हो या आप चल रहे हो तो प्रेशर सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर आ रहा है, आपकी लोअर बॉडी के ऊपर, लोअर लिम्स के ऊपर। जो लोअर लिम्स पर प्रेशर आ रहा है तो वो कौन से वाला पॉइंट है, जहां पर आ रहा है, नी। ठीक है, तो इसलिए ये फाइब्रो कार्टिलेज को हाई प्रेशर पॉइंट्स के साथ याद रखो, और ये याद रखो अच्छा फाइब्रो कार्टिलेज हमें कहाँ कहाँ दिखेगा, हाइलीन कहाँ दिखेगा, रिमेनिंग पॉइंट्स पर मैक्सिमम अमाउंट में आपको हाइलीन दिखता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में आपको हाइलीन दिख रहा होता है। लॉन्ग बोन्स के एंड्स के ऊपर हाइलीन कार्टिलेज होगा, नोज, लेरिंक्स, ट्रकिया हाइलीन कार्टिलेज होगा, एपीग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज है। एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके याद रखना है, एक एक लफ्ज जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक एक लफ्ज एमसीक्यू है। ठीक, एक इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक टेबल, अगेन माई टास्क इज टू मेक योर लाइफ इजियर, तो ये पूरे का पूरा टेबल है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टेबल, लेकिन इसके अंदर आपको सबके सब, लेट मी जस्ट टर्न ओवर हिट, ये सारे 4 फीचर्स मिल रहे हैं, इधर भी और यहाँ पर देखो इधर भी, जो आपसे बोन और ये जो कार्टिलेज है इसके डिफरेंस के बारे में पूछे जा सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक। ठीक, फॉर टुडे। सो आपसे बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस के बारे में अगर पीएमडीसी ने पॉइंटर बनाया ना, तो जो उन्होंने पॉइंटर बना दिया ना उसको तो हमने अच्छे तरीके से खा पी लेना है कि दोबारा हमें उसमें से कोई एमसीक्यू आया तो हमें कोई मसला ना हो। हम बोन को इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, हम कार्टिलेज को इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी हर चीज को मिक्सअप करके पढ़ने में एक और अगेन इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जिस तरह आप क्या चीज देख रहे हो, सबसे पहला फीचर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए, कॉमन सेंस बोन की। फ्लेक्सिबल किसको ज्यादा होना चाहिए, कार्टिलेज को। मैट्रिक्स की कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट तरह की है, क्योंकि दोनों को डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। बोन को हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है, उसके मैट्रिक्स की के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, वो 5 कंपोजिशन की चीजें जो हमने पढ़ी थी। यहाँ 2 चीजें हैं, फाइबर होगा, ठीक, फाइबर थिक भी हो सकता है, थोड़ा सा थिन भी हो सकता है। थिक कहां पर होगा, जहां हाई प्रेशर पॉइंट्स पर बन रहा है कार्टिलेज यूज हो रहा है। ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। कवरिंग, आउटर कवरिंग को पेरिओस्टियम कहते हैं, या आउटर कवरिंग का नाम चेंज हो गया, कॉन्ड्रोसाइट से ये नाम निकला है कॉन्ड्रियम। और एक और मजे की चीज देखो कि दोनों तरफ आपको प्रीफिक्स में क्या दिख रहा है, पेरी। दोनों तरफ प्रीफिक्स में क्या दिख रहा है, पेरी। पेरी मैंने क्या बोला था, आउटर, और यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन चलो ठीक है, आउटर भी कह सकते हो, और पेरिकॉन्ड्रियम जो इसका मैश या जो इसकी लेयर बन रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट बोन, आउटर पार्ट, स्पॉन्जी बोन, इनर पार्ट। जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम कार्टिलेज का देखें तो लेक्यूना विद कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी वो जो मैंने आपको इस तरह से करके बना के दिखाया था, इस किस्म की फॉर्मेशन होगी और इसके ऊपर आकर सेल्स अटैच होंगे। ठीक है, बोन मैरो ऑफ कोर्स बोन के अंदर होगी, कार्टिलेज के अंदर कोई बोन मैरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्स, कौन से वाले सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, इन व्हाट बोन। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स है। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, जो आपका कार्टिलेज है उसके अंदर। कार्टिलेज के अंदर फिर मटेरियल कैसे मूव कर रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। हीलिंग, बोन की जल्दी, कार्टिलेज की आहिस्ता। इनिशियल स्केलेटन पहले कार्टिलेज का बना होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो जाता है बोन से। ठीक, टाइप्स, कार्टिलेज की टाइप्स हैं, बोन की टाइप्स आपने वो जो पढ़ी हैं, अगर आप उसको यहाँ पर टाइप्स के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो कि लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं,
इरेग्युलर हैं, ठीक है, और फ्लैट हैं, तो यू कैन ऐड दोज एज टाइप्स, ठीक है, ये पॉइंटर ऐड कर लेना। एग्जाम्पल्स कहां पर होता है, किधर लोकेटेड है, कार्टिलेज सिर्फ जहां कनेक्शन पॉइंट्स हैं, बोन थ्रू आउट द स्केलेटल सिस्टम, जिस जिस जगह पर बोन की जरूरत है उस जगह पर बोन है। आपका जो नोज है यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ पर कार्टिलेज है। अगर आप इसके ऊपर वाले पोर्शन पर जाओ, जस्ट लाइक दिस पोर्शन जहां पर दिस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ माई ग्लासेस आर स्टिकिंग, यहाँ पर बोन है, इधर कोई ये इस तरह का एक जो है वो मूवेबल पोर्शन नहीं है, ठीक है, इस तरह का कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ बोन है, इस लेवल तक बोन है। यू कैन टच योर नोज एंड फील इट राइट नाउ, ठीक है, जिस छोटी से छोटी जगह पर भी बोन के स्ट्रक्चर की जरूरत है, सपोर्ट के लिए वहां पर बोन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो दिस वॉज प्रेटी मच ऑल, ये पूरे का पूरा हमारे पूरे आज की सारी डिस्कशन को समअप करता है। हम बोन के स्ट्रक्चर से शुरू हुए, हम बोन के मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तक गए, यानी हमने बोन की लेयर्स आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट लेयर तक देखी, और फिर उसके बाद हम कहाँ तक गए, फिर हम जो इसके सेल्स हैं, सेल्स के लेवल तक गए, और फिर सेल्स के लेवल तक जाने के बाद हमने मूव अप किया टुवर्ड्स बोन का कनेक्शन। बोन के कनेक्शन हमने कार्टिलेज से बनाए, हमने कार्टिलेज को अच्छे तरीके से पढ़ा समझा, और अब आज के दिन में हमारे जो बेसिक्स हैं सारी की सारी वो क्लियर हुई हैं, और हम 4 अपने सब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द डिफरेंस बिटवीन बोन और कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पर एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अगर आउटर से इनर मोस्ट लेयर तक ट्रेवल करना है, क्योंकि ये भी एक इस तरह का एमसीक्यू है जो एक फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज में आपको पूछा जा चुका है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, पेरीऑस्टियम, उसके बाद एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम में स्पॉन्जी बोन, एंडोऑस्टियम के रीजन के अंदर ही स्पॉन्जी बोन, फिर उसके बाद यहां पर कॉम्पैक्ट थी, माय बैड, यहां पर इस तरह, ठीक है, पेरियोस्टियम, एंडोऑस्टियम, फिर यहां पर हमारे पास क्या होगी, एंडोऑस्टियम के रीजन के अंदर हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, फिर हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। ये हमारे पास 2 डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हमारे पास बोन किस तरह की हो सकती है, हमारे पास स्पॉन्जी हो सकती है या हमारे पास कॉम्पैक्ट हो सकती है। इन दोनों में से वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड कौन सी है, स्पॉन्जी बोन। हाईली वेस्कुलराइज्ड कौन सी है, स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन किस तरह की है, थोड़ी सी हार्ड इन स्ट्रक्चर है। ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस मैंने आपको भी करके दिखाया ना, इस स्लाइड तक पहुंच के या एक ब्लैंक पेज तक पहुंच के, इस सारे के सारे प्रोसेस को करने को ना, इस प्रोसेस को करने का नाम ये है कि आप अपना एक्टिव रिकॉल करो, ठीक। जब आपने इस वीडियो को देख लिया, इससे पहले आपने, आई होप सो कि आपने वो सारे के सारे स्टेप्स पूरे किए हैं, आपने इससे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, अब आपने इस लेक्चर को देख लिया है, इससे पहले आपने चैप्टर को खुद से भी पढ़ा हुआ था। टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड जस्ट डू दिस सिंपल एक्टिविटी ऑफ एक्टिव रिकॉल। ट्रस्ट मी ऑन इट, जब मैं ये बात कहती हूँ कि ये वो टेक्निक है, ये वो दूसरी टेक्निक है जो मैंने आपको एमसीक्यू से रिलेटेड आज सिखाई है, एक कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन और दूसरी एक्टिव रिकॉल। ये 2 टेक्निक्स इस तरह की हैं कि जिन्होंने स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा हेल्प आउट किया कि उन्होंने वापस आके इन 2 टेक्निक्स की तारीफ की, और दे वर सेइंग इट कि जब हम एक्टिव रिकॉल करते थे तो बच्चे हम लोगों को पूछे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आई विल टेल यू कि किस तरह पेपरलेस एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास इतना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक्टिव रिकॉल के लिए पेपर को पकड़ो। पेपर पे लिखना शुरू करोगे तो फिर यू विल बी एबल टू गो अहेड विद द थिंग कि आप मेंटली एक्टिव रिकॉल कर सको, ठीक है। सो व्हेन द स्टूडेंट्स केम बैक दे वर टेलिंग मी कि इर्द गिर्द के बच्चे हमें देख के कह रहे थे कि ये क्या कर रहा है, मतलब ये बच्चा ये किस किस्म की जो है ना वो क्या इसको कहते हैं एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, ये हाथों से ये सब कुछ क्या कर रहा है। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अब ये मुझ तक ब्रेन टीजर्स पहुंचाने कैसे हैं। यू आर गोइंग टू गो टू द डिस्कशन फोरम। हमने जितने ब्रेन टीजर्स यहाँ पर, मैंने जितनी दफा ब्रेन टीजर लिखा है, आई एम होपिंग इट कि मैंने 5 दफा ब्रेन टीजर्स, आपको 5 ब्रेन टीजर एक्टिविटीज दी हैं। आपने सारी 1 2 3 4 5 लेबल करके एक पेपर के ऊपर अपने डिस्कशन फोरम में अटैच कर देनी है, एंड आई वुड बी सीइंग इट। साथ में आप अपने इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स को भी अटैच करोगे। एक चीज अच्छे तरीके से याद रखनी है, इफ यू वांटेड कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं, तो मैं पहले उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करूंगी जिन्होंने ब्रेन टीजर्स को अटेम्प्ट किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स ब्रेन टीजर्स को अटेम्प्ट करेंगे उसके नीचे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू आंसर देयर क्वेश्चंस फर्स्ट।
सो ये एक वो इंसेंटिव है कि अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले आंसर करूं, सिंपल सी चीज है, मुझसे आंसर्स लेना चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ब्रेन टीजर एक्टिविटी पोस्ट करो, नीचे क्वेश्चन लिखते जाओ, आई विल गिव यू द आंसर्स. गुड लक, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक.